वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं आर नोवेल बॉय। यहाँ हम कहानियों की दुनिया में डूब जाते हैं, चाहे वो एक्शन से भरी हुई मानवा हो या सस्पेंसफुल नॉवेल्स या फिर वो चाइनीज एपिक स्टोरीज जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगे। हर वीडियो में मैं लेकर आता हूँ एक नया चैप्टर, नया ट्विस्ट और ढेर सारा एक्साइटमेंट। अगर आपको भी कहानियाँ सुनना, उन्हें महसूस करना पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये शानदार कहानी। अध्याय 311 ट्रंक फेस गाय। नाम सुनने के बाद लिन म्यू ने देखा कि यह जानवर के विवरण से काफी सटीक रूप से मेल खाता है। हालांकि जो आवाजें वह निकाल रही थी वे गाय जैसी नहीं थी और अजीब थी। उसने पेड़ों के पीछे से जानवर को देखा और ऐसा लग रहा था कि जानवर भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने हवा को सूंघा, लेकिन लिन म्यू के लाभ के लिए हवा उसकी ओर बह रही थी, जिससे जानवर उसे तेजी से पहचान नहीं सका। हालांकि ये देखकर कि जानवर ने अब तक अपनी आत्मा की भावना का उपयोग नहीं किया था और केवल अपनी नाक का उपयोग कर रहा था, लिन म्यू को थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब ये था कि जानवर हाल ही में कोर संघनन क्षेत्र में पहुंचा था और अभी तक अपनी आत्मा की भावना को परिष्कृत नहीं कर पाया था। इससे लिन म्यू को बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि आत्मिक इंद्रिय वाले या न होने वाले प्राणी के खतरे के स्तर पूरी तरह से भिन्न थे। लिन म्यू अपनी लड़ाई में मदद के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को एक बड़े उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा था और जानता था कि अगर उसका प्रतिद्वंद्वी भी इसका उपयोग करना जानता है तो वह शायद अपना लाभ खो देगा। यह देखकर कि जानवर ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, लिन म्यू ने जानवर के करीब जाने के लिए थोड़ा चक्कर लगाया। वह उस पर घात लगाना चाहता था जैसा उसने अधिकांश अन्य जानवरों के साथ किया था और दूसरे कौशल ब्लिंक का उपयोग करने के लिए उसे लगभग 10 मीटर की सीमा में रहने की आवश्यकता थी। जैसे ही लिन म्यू उचित स्थिति में आया, हवा की दिशा जानवर की ओर बहने लगी और उसे उसकी गंध आने लगी। फ्रन्ननगग जानवर लिन म्यू के स्थान की ओर मुड़ने से पहले गुर्राया। लिन म्यू घबराया नहीं और तुरंत दूसरे कौशल ब्लिंक का उपयोग किया, अपने हाथों में अपनी छोटी तलवार तैयार करके जानवर के किनारे दिखाई दिया। उसने अपनी ताकत से उसे बढ़ाया और जानवर की गर्दन पर वार कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह जानवर अपने आकार के बावजूद काफी फुर्तीला था। वह बाल भर की दूरी से कटने से बच गया और फिर से गुर्राने लगा। इस बार लिन म्यू को अपने शरीर से आत्मा क्यूई की लहरें निकलती हुई महसूस हो रही थीं। ये कुछ कर रहा था और लिन म्यू को इसका अंदाजा था कि यह क्या था। जैसे ही वह लिन म्यू की ओर बढ़ने लगा, उसके सिर पर एक पीली चमक दिखाई दी। ये स्पिरिट क्यूई कौशल का उपयोग कर रहा है, इसके हमले से सावधान रहें। ये कौशल एक चार्ज कौशल होना चाहिए जो इसे अपने सिर के चारों ओर स्पिरिट क्यूई की एक सख्त परत बनाने की अनुमति देता है, ज़ुकोंग ने सूचित किया। लिन म्यू ने सिर हिलाया और दूसरी तरफ पलकें झपकाईं। जानवर आसानी से अपने लक्ष्य से चूक गया और उसने फिर से लिन म्यू की ओर अपनी दिशा बदल ली। लिन म्यू ने इस बार पलक नहीं झपकाए और बस अपनी छोटी तलवार को जानवर पर हमला करने दिया, जबकि उसने खुद अपनी अंगूठी से एक भाला निकाला। ये भाला उनकी रिंग में सबसे लंबा हथियार था और यह उन हथियारों में से एक था जिसे उन्होंने हेई कोर से कस्टम रूप से बनवाया था। उसने अब तक इसका प्रयोग नहीं किया था क्योंकि कोई उचित अवसर नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस तरह के जानवर पर हमला करना सही होगा। जबकि छोटी तलवार जानवर की पीठ पर वार कर रही थी, लिन म्यू भी जानवर पर हमला कर रहा था और भाला सीधे जानवर के सिर पर टिका हुआ था। जानवर की पीठ पर कई छोटे छोटे घाव हो गए थे, क्योंकि जानवर की प्राकृतिक सुरक्षा के कारण छोटी तलवार अधिक गहराई तक छेद करने में असमर्थ थी। यदि लिन म्यू स्वयं छोटी तलवार पकड़े हुए जानवर पर हमला कर रहा होता तो छोटी तलवार जानवर की त्वचा को आसानी से काट सकती थी, लेकिन जब उसने अपनी आत्मिक इंद्रिय से इसका प्रयोग किया तो तलवार की शक्ति कम हो गई। फिर भी जानवर इतना विचलित हो चुका था कि लिन म्यू अपने भाले से उस पर वार करने में सफल हो गया। हालांकि जानवर ने एक बार फिर चकमा दिया और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह घायल नहीं हुआ। लिन म्यू अभी भी जानवर के कंधे के किनारे पर भाला घोंपने में सक्षम था। जानवर की हड्डियों द्वारा रोके जाने से पहले भाला लगभग 4 इंच गहरा चला गया। HRNNNGGG जानवर की आंखें लाल होने से पहले उसकी ओर से दर्द भरी घुरघुरा हटाए। जानवर से आने वाला स्पिरिट क्यूई उतार चढ़ाव तेज हो गया और उसके सिर के चारों ओर की पीली चमक गायब हो गई। अब वह अपने अगले खुरों से जमीन को हिला रहा था और अपना सिर हिला रहा था। फिर उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और तेज आवाज निकाली, मूह। मैंने सोचा था कि यह ऐसा नहीं कर सकता। लिन म्यू कुछ मीटर दूर पीछे हटते हुए अपने आप से बुदबुदाया।
फिर उसने देखा कि एक लाल चमक उसके शरीर को घेर रही है और उसके सिर पर केंद्रित है। उसकी पीठ पर लगे घाव भी ठीक हो गए, साथ ही हाल ही में उसके कंधे पर लगा घाव भी ठीक हो गया। फिर उसके सिर पर 2 बड़े सींग उग आए और उसके मुंह से 2 दांत निकल आए। इसका धड़ भी लंबा हो गया और अब इसकी त्वचा पर धातु की चमक आ गई। उसी धात्विक चमक ने उसके सींगों और दांतों को ढक दिया, जिससे वे त्रुटिहीन रूप से तेज हो गए। तीखे सींगों और दांतों को देखकर लिन म्यू को पता था कि अगर उसने जानवर को अपने करीब आने दिया तो वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। लिन म्यू ने कुछ फेंकने वाले खंजर निकाले और जानवर के चारों ओर कदम रखते हुए उन्हें जानवर की आंखों पर फेंक दिया। उसने फिर से भाले से हमला किया, लेकिन इस बार यह जानवर की त्वचा को ढकने वाली धातु की चमक से अवरुद्ध हो गया था। जानवर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने दांतों से भाले पर थप्पड़ मारा, जिससे लिन म्यू ने उन्हें छोड़ दिया ताकि वह उसके साथ धक्का न खाए। ज़ुकोंग ने सलाह दी, आपको अपनी छोटी तलवार का उपयोग करना होगा, सामान्य हथियार इसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे। लिन म्यू ने अपना सिर हिलाया और पतली तलवारों की एक जोड़ी वापस ले ली। उसने जानवर के चारों ओर दौड़ते हुए लगातार उस पर वार किया। उसने पहले ही स्पिरिट क्यूई से अपने पैरों को बड़ा कर लिया था, जिससे थोड़ी देर के लिए उसकी गति बढ़ जाती है। अंतहीन प्रहारों के साथ जानवर केवल उन्हें रोकने या उनसे बचने की कोशिश कर सकता था। यह स्पष्ट था कि जानवर केवल इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम था क्योंकि उसने अपनी रक्तरेखा जागृति का उपयोग किया था और उसे जो रक्तरेखा कौशल मिला था उसका उपयोग कर रहा था। अध्याय 312 शत्रुता। अंततः इधर उधर भागते समय लिन म्यू की आंखों के सामने एक अवसर प्रकट हुआ और उसने झिलमिलाहट का प्रयोग करते हुए उस जानवर को पार कर लिया, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। छोटी तलवार उसके हाथ में लौट आए और उसने उसमें स्पिरिट क्यूई डाल दी, और सिर्फ कोई स्पिरिट क्यूई नहीं बल्कि तरल स्पिरिट क्यूई। ये पहली बार था जब उसने अपनी छोटी तलवार को बढ़ाने के लिए तरल स्पिरिट क्यूई बूंदों का उपयोग किया था, और इसका प्रभाव काफी स्पष्ट था। छोटी तलवार शक्ति से गुनगुना रही थी और उसके किनारों पर भूरे रंग की चमक थी। हाँ, लिन म्यू चिल्लाया और उसने जानवर की ओर छोटी तलवार तान दी। लिन म्यू जानता था कि जानवर की त्वचा की धातुई चमक के कारण वार को रोका जा सकता है, लेकिन वार को नहीं रोका जा सकता। थक, छींटे, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, छोटी तलवार ने जानवर की गर्दन को आसानी से छेद दिया। लेकिन लिन म्यू ने जानवर की जीवन शक्ति को कम करके आंका था, क्योंकि वह अभी भी मरा नहीं था, और जब वह दर्द से रो रहा था तब भी वह उसका विरोध कर रहा था। अरे, ये तो बहुत कठोर जानवर है, लिन म्यू ने शाप दिया। ट्रंक फेस वाली गायें अपनी रक्षात्मक क्षमताओं और जीवन शक्ति के लिए जानी जाती हैं। उनकी रक्त संबंधी क्षमता न केवल इसे 3 गुना बढ़ा देती है, बल्कि उन्हें अत्यंत कठोर सींग और दांत विकसित करने की अनुमति देकर उनकी आक्रामक क्षमताओं को भी बढ़ा देती है। ज़ुकोंग ने तुरंत सूचित किया। लिन म्यू ने उनकी बातें सुनी लेकिन अपना ध्यान नहीं खोया। लिन म्यू ने छोटी तलवार वापस खींचने से पहले कहा, यदि एक वार से काम न चले तो 10 और वार से काम चल जाएगा। लेकिन उसने पाया कि वह जानवर की गर्दन में फंसा हुआ था। क्या? लिन म्यू ने जानवर की गर्दन की मांसपेशियों को हिलते हुए देखने से पहले कहा। जानवर छोटी तलवार को दबाने के लिए अपनी मांसपेशियों का उपयोग कर रहा है। लिन म्यू को एहसास हुआ, यह देखकर कि यह काम नहीं करेगा। लिन म्यू ने तुरंत दूसरी रणनीति अपनाई। उसने झिलमिलाहट का प्रयोग किया और छोटी तलवार आसानी से जानवर से बाहर खींच ली गई। तलवार पर खून भी नहीं चिपका था, जिससे वह साफ और चमकदार बनी रही। अगली बार जब मैं छोटी तलवार साफ करूंगा तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी, लिन म्यू ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। जानवर को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लिन म्यू ऐसा कुछ करेगा और वह लड़खड़ा गया क्योंकि उसने अपनी ताकत लगाने वाली धुरी यानी छोटी तलवार खो दी थी। यह बाईं ओर लड़खड़ा गया और लिन म्यू को उसी क्षण एक विचार आया। उसने बस उस तरफ पलकें झपकाईं जिस तरफ जानवर लड़खड़ा रहा था और छोटी तलवार उसकी ओर तान दी। शिंग, चिकना। अगले ही क्षण छोटी तलवार जानवर के जबड़े में दब गई और तालू से होते हुए मस्तिष्क में घुस गई। लिन म्यू को छोटी तलवार को धक्का देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि जानवर ने ये काम स्वयं ही कर लिया, क्योंकि वह अपना संतुलन खो चुका था और तेज नोक से टकरा गया था। जानवर के वजन ने अधिकांश काम कर दिया और लिन म्यू को बस अपनी जमीन पर टिके रहना था, जो अपेक्षाकृत आसान था क्योंकि जानवर का वजन लिन म्यू के लिए संभालने के लिए पर्याप्त था। उसने अभी तक अपनी कच्ची ताकत का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि वह आसानी से कुछ टन वजन उठा सकता है। इससे पहले कि सारा जीवन उसके शरीर से लुप्त हो जाए, जानवर ने कुछ और घुरघुराहटें निकाली। शिंग। लिन म्यू ने छोटी तलवार निकाली और उसे देखा।
उसने देखा कि उस पर खून लगा हुआ है और उसने सोचा कि उसने पहले क्या सीखा था। फिर उसने झिलमिलाहट का उपयोग किया और देखा कि छोटी तलवार को ढकने वाला सारा खून उससे अलग होकर जमीन पर गिर रहा था, जिससे ब्लेड की चमकदार सतह पीछे रह गई। ये सुविधाजनक है, लिन म्यू बुदबुदाया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और जानवर के केंद्र के स्थान की जांच की। उसने पाया कि यह जानवर के सिर या छाती में नहीं बल्कि उसके पेट में था, जो उसके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। फिर भी इन विचारों को एक तरफ धकेलते हुए उसने अपना हाथ अंदर धकेलने से पहले एक छेद काटने के लिए छोटी तलवार का इस्तेमाल किया। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे, वह अभी बस जानवर के कोर को करीब से देखना चाहता था। अंततः एक छोटे से संगमरमर को छूने से पहले उसने जानवर के अंदरूनी हिस्सों के साथ खिलवाड़ किया। वह उस छिपी हुई किंतु शक्तिशाली आत्मा क्यूई को महसूस कर सकता था जो पशु के केंद्र में छिपी हुई थी और उसका हृदय उससे धड़क रहा था। ये लगभग वैसा ही था जैसे जानवर का कोर जीवित था और अभी भी उसकी नाड़ी चल रही थी। उसने जानवर के कोर को साफ किया और उस पर करीब से नजर डाली। जानवर का कोर भूरे रंग का था जिस पर पीले पैटर्न छपे हुए थे। पीले पैटर्न जानवर के सींगों और दांतों की तरह दिखते थे, जिससे पता चलता था कि यह जानवर कोर एक ऐसे जानवर का था जिसने अपनी वंशावली को जागृत किया था। अगले ही सेकंड में जब लिन म्यू ने जानवर के केंद्र पर नजर डाली तो उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ और उसकी बांह के बाल उसके सिरों पर खड़े हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पलक झपकाए और उस क्षेत्र से अधिकतम दूरी तक दिखाए, लेकिन उसका हाथ खाली महसूस हुआ। जानवर का कोर गिर गया था। लिन म्यू ने दृश्य को देखा और इसके पीछे का कारण देखा। जैसे ही उसने स्किल ब्लिंक सक्रिय किया, उसके हाथ पर हवा का हमला हो गया, जिसके कारण जानवर का कोर उसके हाथ से बाहर निकल गया, जबकि वह खुद टेलीपोर्ट हो गया। नहीं, वह मेरा है, लिन म्यू उन लोगों की ओर देखते हुए चिल्लाया जिन्होंने उस पर हमला किया था। वे कोई और नहीं बल्कि त्रिकड़ाही पेयोनी संप्रदाय के 4 शिष्य थे जिन्हें उसने पहले देखा था। बहुत अच्छा जूनियर भाई, सीनियर भाई ने ताली बजाते हुए कहा। जागृत रक्तरेखा वाला ये जानवर कोर बहन येजी जिन के लिए एकदम सही उपहार के रूप में काम करेगा, सबसे बड़े भाई ने कहा। लिन म्यू ने अपने दांत पीस लिए जब उसने देखा कि छोटे भाई ने जानवर का कोर अपनी जेब में रख लिया है। अगर तुम हमारे बीच दुश्मनी नहीं चाहते तो इसे वापस दे दो। लिन म्यू भटक गया। हा, दुश्मनी? आप जैसे भटकते साधक को ऐसा कहने का क्या अधिकार है? सिर्फ इसलिए कि आपके पास प्रारंभिक चरण के कोर संघनन जानवर को मारने की थोड़ी ताकत है। बड़े भाई ने ताना मारा। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ अनोखी गति तकनीकें भी हैं, शायद हमें उससे थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं भाइयों? जूनियर भाई ने आग में तेल डालते हुए बात की। जैसे ही लिन म्यू ने ये सुना, ऐसा लगा जैसे आखिरी तिनका टूट गया हो। जिंग वेई ने जो कहानी उसे सुनाई थी वह उसके पास वापस आ गई और संप्रदायों के प्रति उसकी नापसंदगी एक और कदम ऊपर चढ़ गई। लिन म्यू जानता था कि वह अब इन लोगों को जाने नहीं दे सकता। उन्होंने न केवल उस जानवर का कोर चुरा लिया था जो उसने प्राप्त किया था, बल्कि उन्होंने उस कौशल को भी देखा था जिसका उसने उपयोग किया था और उस पर लालच कर रहे थे। अब उनके बीच दुश्मनी पैदा हो चुकी थी और लिन म्यू फसल काटने के लिए कृतसंकल्प था, चाहे वह सड़ी हुई हो या कच्ची। सावधान जूनियर भाई, सबसे बड़े भाई ने चिल्लाते हुए लिन म्यू की उड़ती हुई छोटी तलवार को रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत है, बड़ा भाई चिल्लाया। लेकिन अचानक लिन म्यू उनकी आंखों के सामने गायब हो गया, लेकिन फिर उन्होंने उसकी आवाज सुनी। बोल्डर बहती मुट्ठी, पहला रूप प्रभाव। अध्याय 313, शिष्यों से युद्ध। छींटे। तीनों शिष्यों के चेहरे और शरीर पर खून और दिमाग लगा हुआ था। वे भयभीत होकर देखते रहे जब उनके कनिष्ठ भाई की बिना सिर वाली लाश जमीन पर गिर गई। क्योंकि वे दृश्य के कारण जमे हुए थे, लिन म्यू ने इसका फायदा उठाया और तुरंत मृत व्यक्ति की जेब से बीस्ट कोर निकाल लिया। तभी तीनों शिष्य अंततः प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए और उनके चेहरों पर गुस्सा दिखाई दिया। जूनियर भाई, नहीं, बड़े भाई चिल्लाया। अन्य 2 व्यक्ति हमलावर रुख में आ गए और अपने हथियार वापस ले लिए। तुमने त्रिकड़ाही पेयोनी संप्रदाय के एक शिष्य को मारने का साहस किया। तुम्हें इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। जूनियर एल्डर फाशियू ने घोषणा की कि जैसे ही तरंगे स्प्राइट क्यूई उनके शरीर से लुढ़की, उनकी मध्य चरण कोर संघनन क्षेत्र की खेती दिखाई दी। लिन म्यू ने भी शीघ्रता से तीनों शिष्यों का स्कैन किया और उनकी साधना का पता लगाया। जिसे वरिष्ठ भाई कहा जाता है वह क्यूई शोधन क्षेत्र के चरम चरण में था, जबकि सबसे बड़ा भाई कोर संघनन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। केवल जूनियर एल्डर ही कोर संघनन क्षेत्र के मध्य चरण में था।
यद्यपि ये शिष्य साधना के मामले में लिन म्यू से अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी लिन म्यू पीछे नहीं हटे। उसे अपने आप पर भरोसा था कि वह उन्हें संभाल सकता है और उनसे डरता नहीं था। एक और शब्द बोले बिना लिन म्यू ने दूसरे स्थान पर पलकें झपकाईं और वरिष्ठ भाई पर हमला करने के लिए अपनी छोटी तलवार को नियंत्रित किया। क्लिंक। बड़े भाई ने अपनी तलवार से उसे रोक दिया, जबकि सबसे बड़ा भाई और छोटा बड़ा भाई लिन म्यू की ओर भागे। सावधान, उसकी गति तकनीक अजीब है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। कनिष्ठ बुजुर्ग ने बात की। अन्य दो ने सिर हिलाया और लिन म्यू ने फिर से पलकें झपकाईं और अपने स्थान से गायब हो गया। वह अपने बड़े भाई की पीठ पर चढ़ गया और अपने हाथों में आई दो पतली तलवारों से उसे काट डाला। गाह। वरिष्ठ भाई ने हड़ताल के पीछे की ताकत को महसूस करते हुए घुरघुराहट की। वह इतना मजबूत कैसे है? बड़े भाई ने अपनी आत्मिक इंद्रिय से लिन म्यू की जांच करते हुए सोचा। वह केवल क्यूई शोधन क्षेत्र के चरम चरण में है। बड़ा भाई सदमे में बुदबुदाया। जूनियर एल्डर ने लिन म्यू की पीठ की ओर छलांग लगाई, ये देखकर कि वह सीनियर भाई के साथ संबंध में था। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार लिन म्यू की पीठ पर वार करने वाली थी, उसने पाया कि वह उसके अंदर से ऐसे गुजर रही है जैसे वह हवा हो। क्या? कैसे? कनिष्ठ बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। आपको जानने की जरूरत नहीं है। लिन म्यू ने 3 शिष्यों के हमलों को चकमा देते हुए एक तरफ कूदने से पहले जवाब दिया। लिन म्यू के हाथ से जुड़वा तलवारें गायब हो गईं क्योंकि उनके स्थान पर एक युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी। छोटी तलवार उड़कर आए और बड़े भाई के हाथ पर घाव कर दिया। लिन म्यू का सबसे बड़े भाई से टकराव हुआ और उसने लगभग अपनी तलवार खो दी। बस। जूनियर एल्डर ने अपने बाएं हाथ से इशारा करने और उसमें से आग का गोला निकालने से पहले बात की। लिन म्यू एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर जल्दी से आने वाले आग के गोले से बच गया। वह घूमा और अपने हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी लेकर बड़े भाई की ओर फेंका। जल्दी करो, वह निहत्था है, सबसे बड़े भाई ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अगला वाक्य बोल पाता, वह चुप हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बोल्डर ढहती मुट्ठी, दूसरा रूप पियसर। लिन म्यू ने स्पिरिट क्यूई की पतली सुई उस आदमी की छाती में मार दी थी। स्पिरिट क्यूई सुई ने उस व्यक्ति के हृदय को छेद दिया, जिससे वह उसकी छाती के अंदर फट गया, जबकि सुई उसकी पीठ से निकलकर एक पेड़ में धंस गई, जिससे उसका तना भी फट गया। छाल के टुकड़ों ने बड़े भाई को चौंका दिया क्योंकि वह उसके करीब था और उसने टुकड़ों से बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बाह। जमीन पर गिरने से पहले सबसे बड़े भाई ने खून थूक दिया। तीनों शिष्यों में से किसी ने भी नहीं देखा था कि सबसे बड़े भाई पर क्या प्रहार हुआ था और वे चौंक गए। तुम कौन हो? तुम? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ऐसे कौशल वाला कोई व्यक्ति भटकता हुआ कृषक बन सके। अपना नाम बताओ, जूनियर एल्डर फाशियू ने गुस्सा महसूस करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, तुम ही हो जिसने दुश्मनी बोई, अब तुम ही हो जो फल पाओगे। लिन म्यू ने उनकी दृष्टि से गायब होने से पहले कहा। वह अपने बड़े भाई के पीछे आया, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसकी पीठ में छोटी तलवार घोंप दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। 3 खत्म, 1 बाकी। लिन म्यू ने जूनियर एल्डर की ओर देखते हुए अपने आप से कहा। लिन म्यू की आंखों में जो भाव था उससे फाशियू भयभीत हो गया, और यह उसके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था। लिन म्यू से भिड़ते समय कनिष्ठ बुजुर्ग चिल्लाया। दोनों ने एक के बाद एक वार किए, लेकिन कोई भी शीर्ष पर नहीं आया। यहां तक कि लिन म्यू द्वारा पलक झपकाने और फाशियू के चारों ओर चक्कर लगाने के बावजूद वह स्वयं को कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लगता है कि मध्य चरण कोर संघनन क्षेत्र कल्टीवेटर से लड़ना अभी भी थोड़ा ज्यादा है। लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। लिन म्यू वास्तव में ये देखना चाहता था कि वह अपने हथियार कौशल का उपयोग करके मध्य चरण के कोर कंडेंसेशन रियल्म कल्टीवेटर के साथ कितना मुकाबला कर सकता है। लेकिन अब जब उसे अपना जवाब मिल गया था, तो वह जानता था कि उसे इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। जूनियर एल्डर ने स्पिरिट क्यूई कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया जो उसने पहले इस्तेमाल किया था और अधिक आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया। लिन म्यू उनसे बचने में सफल रहा, लेकिन उनसे परेशान हो रहा था। अंततः उन्होंने जूनियर एल्डर को लक्ष्य करके हृदय विच्छेदन सूत्र का जाप करना शुरू कर दिया। फाशियू अचंभित हो गया और शांत हो गया। लिन म्यू ने इस अवसर का उपयोग किया और उसके करीब पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार उसकी गर्दन पर वार करने वाली थी, फाशियू जाग गया और वापस कूद गया। वह करीब था। फाशियू ने सोचा, तुमने क्या किया? उसने चौंकते हुए सवाल किया। TCH, ऐसा लगता है कि मध्य चरण कोर संघनन क्षेत्र कल्टीवेटर पर विच्छेदन हृदय सूत्र का उपयोग करना उतना प्रभावी नहीं है। लिन म्यू ने सोचा।
फिर उसने इशारा किया और छोटी तलवार को कनिष्ठ बुजुर्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वह आदमी भागने लगा था। क्या? लिन म्यू बुदबुदाया और फिर उस आदमी के पीछे भागने लगा। अध्याय 314 लूट की जांच करना। लिन म्यू ने जूनियर बुजुर्ग का पीछा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी प्रकार के कौशल का इस्तेमाल किया और अपनी गति 4 गुना बढ़ाकर भाग निकला। अरे! लिन म्यू ने शाप दिया। लिन म्यू को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी लड़ाई के बीच में ही भाग जाएगा। ज़ुकोंग ने कहा, आप उसे बाद में ढूंढ सकते हैं, आप जानते हैं कि वह कहाँ आएगा। लिन म्यू को तब याद आया कि चारों आदमी यहाँ किस लिए आए थे। हाँ, अगर वे यहाँ उस बहन येज़ीजिन के लिए उपहार ढूंढने आए थे, तो वे बाद में वुलिम सिटी में अवश्य आएंगे। मुझे बस अपना समय बिताना है और उन्हें वहां ढूंढना है। अगर मैं हेई वेन को सूचित कर दूं, तो वह मेरी मदद कर सकेगी, कम से कम वह आदमी तो नहीं जानता कि मैं कौन हूं। लिन म्यू बोला। लेकिन लिन म्यू जानता था कि उसे उस आदमी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह उसे शैतान बना दे और उसे खत्म कर दे, अन्यथा बड़ी समस्याएं हो सकती थीं। लिन म्यू युद्धस्थल पर वापस आया और तीनों शवों की जांच की। उसने उनके हथियार इकट्ठे किए और पाया कि तीनों तलवारें निम्न श्रेणी के आत्मिक हथियार थे। लिन म्यू ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें स्पिरिट क्यूई प्रवाहित की, लेकिन पाया कि वहां प्रतिरोध था। हम तो निम्न श्रेणी के हथियार ऐसे ही होते हैं, लिन म्यू ने खुद से कहा। उसने उन्हें रिंग में रख दिया और फिर शवों की तलाशी ली। उसने बड़े भाई की बांह से चूड़ी निकाली और उसे देखा। उन्होंने इसे स्पिरिट क्यूई सेंसिंग चूड़ी कहा है ना। लिन म्यू ने इसे आजमाने से पहले बात की। चूड़ी के शीर्ष पर लगा रत्न थोड़ी देर तक चमकता रहा, फिर वह टूट गया और चूड़ी टूट गई। क्या बात है, ये क्यों टूट गया? लिन म्यू ने सवाल किया। यह एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट टूल था जिसका उपयोग केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। एक अकेला व्यक्ति? आपका क्या मतलब है सीनियर? लिन म्यू ने पूछा। कुछ स्पिरिट उपकरण इस तरह से बनाए जाते हैं कि यदि इसके पहले मालिक के अलावा कोई अन्य इसका उपयोग करने की कोशिश करता है, तो वे नष्ट हो जाते हैं। यह उन उपकरणों में से एक की तरह था। बहुत से संप्रदाय उन चीजों के साथ ऐसा ही कुछ करते हैं जो वे अपने शिष्यों को जारी करते हैं। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। हालांकि ऐसा संभवतः केवल इसलिए हुआ क्योंकि यह एक निम्न श्रेणी का उपकरण था। यदि यह मध्यम श्रेणी या उच्च श्रेणी का उपकरण होता तो संप्रदाय नुकसान सहन नहीं कर पाते, इसलिए उनमें समान विशेषता नहीं होनी चाहिए। ज़ुकोंग ने लिन म्यू को पुनर्जीवित करते हुए कहा। लिन म्यू भविष्य में कभी भी साधना संप्रदायों के शिष्यों के साथ युद्ध में शामिल होने पर बिना किसी लाभ के बाहर नहीं आना चाहता था। यदि सभी आध्यात्मिक उपकरण ऐसे होते तो ये शर्म की बात होती। उन्हें बड़े भाई और बड़े भाई की कमर पर 2 छोटे बैग भी लटके हुए मिले। जब उसने उन्हें छुआ तो वह वास्तव में हल्के स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। क्या ये? लिन म्यू बुदबुदाया। हाँ, वे स्थानिक भंडारण खजाने हैं, यद्यपि सबसे निम्न श्रेणी का। ये स्थानिक भंडारण बैग हैं और स्थानिक भंडारण खजाने का सबसे बुनियादी प्रकार है। इन्हें बनाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन इनकी क्षमता भी बहुत कम है। उनका स्थायित्व भी काफी खराब है और आवारा हमलों से वे आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ज़ुकोंग ने समझाया। चूंकि दोनों व्यक्ति मर चुके थे, इसलिए दोनों बैगों से उनकी आत्मा के हस्ताक्षर मिटा दिए गए। लिन म्यू ने आसानी से उन पर अपना हस्ताक्षर कर दिया और जांच की कि उनमें क्या है। जांच करने पर उसने देखा कि थैलों का आयतन बहुत छोटा था, 1 घन फुट। ये तो बहुत छोटा है, इसमें वे क्या रखते हैं? लिन म्यू ने बुदबुदाते हुए कहा कि उसने वस्तुओं के लिए उन्हें स्कैन किया। 2 भंडारण थैलियों से उन्होंने लगभग 30 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, कुछ उपचारात्मक गोलियां और बुनियादी क्यूई गोलियां प्राप्त की। और अंत में उन्हें एक छोटी पुस्तिका भी मिली जिसमें क्यूई कौशल लिखा हुआ था। लिन म्यू ने पुस्तिका पढ़ी और महसूस किया कि यह क्यूई कौशल था जिसका उपयोग जूनियर एल्डर फाशियू ने किया था। यह अच्छा है, कम से कम मुझे इस क्यूई कौशल के साथ कुछ स्पिरिट स्टोन और गोलियां मिली, लिन म्यू ने कहा। लिन म्यू ने पुस्तिका पढ़ी और देखा कि इस कौशल का नाम माइनर फायरबॉल तकनीक था। ये बहुत सरल है, लिन म्यू ने निर्देश पढ़ते हुए कुछ बुदबुदाया। 5 मिनट बाद उसने उन्हें सीख लिया और उसने उसमें बताई गई विधि का पालन करने का प्रयास किया। कुछ सेकंड बाद लिन म्यू के हाथ में एक छोटा सा आग का गोला तैर रहा था। मैंने सोचा था कि यह कठिन होगा। बोल्डर की ढहती मुट्ठी को सीखना इससे 100 गुना अधिक कठिन था। लिन म्यू ने थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस करते हुए कहा। यदि जूनियर एल्डर को यह देखना होता कि लिन म्यू ने अभी क्या किया है, तो उसका जबड़ा खुला रह जाता। लिन म्यू ने 5 मिनट में ही एक बिल्कुल नया क्यूई कौशल सीख लिया था।
लिन म्यू ने अपने हाथ में आग के गोले को देखा और थोड़ी देर तक उसके साथ खेला। उसके बाद उसे समझ में आया कि यह कैसे काम करता है। फिर उसने आग का गोला जूनियर भाई की बिना सिर वाली लाश पर फेंक दिया और उसे राख में तब्दील होते देखा। यह देखकर कि यह काफी प्रभावी था, उसने अन्य 2 लाशों पर भी आग के गोले फेंके और उन्हें भी राख में बदल दिया। इससे खाना बनाना सुविधाजनक हो जाएगा। बढ़िया। लिन म्यू ने थोड़ा खुश महसूस करते हुए बात की। उसने स्पिरिट क्यूई से अपना हाथ बढ़ाया और उसे राख की ओर जोर से लहराया और उन्हें उड़ा दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रंक के सामने वाली गाय की लाश को भी रिंग में रख दिया और उत्तरी शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब जब उसके पास एक जागृत रक्तरेखा वाले जानवर का जानवर मूल था, तो लिन म्यू इसे परिष्कृत करने और आत्मसात करने के लिए तैयार करने की विधि का अभ्यास करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन उससे पहले उसे ही वेन को यह बताना था कि क्या हुआ था और फाशियू नामक उस जूनियर बुजुर्ग पर नजर रखनी थी। भागते समय वह आदमी पूर्वी दिशा में चला गया था, लेकिन लिन म्यू जानता था कि वह वहां से कहीं भी जा सकता था। हे कोर के लिए उस आदमी को ढूंढना मेरे इधर उधर घूमने से कहीं अधिक तेज होगा, लिन म्यू ने सोचा। अध्याय 315 ट्रंक का सामना करने वाली गाय की जागृत रक्त रेखा को परिष्कृत करना। कुछ समय पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में ही वेन को बताने के बाद लिन म्यू अपने कमरे में लौट आया। कम से कम ये सुनकर वह चौंक गई, लेकिन उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने बस लिन म्यू से कहा कि अगर कुछ हुआ या वह आदमी मिल गया तो वह उसे सूचित करेगी। इसके बाद लिन म्यू अपने घर लौट आया, ये देखकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उनके पास उस पद्धति का अभ्यास करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जिसका उपयोग जागृत रक्तरेखा को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। तो फिर मैं कैसे शुरुआत करूं, सीनियर ज़ुकोंग? लिन म्यू ने पूछा। ज़ुकोंग ने कहा, सबसे पहले आपको रक्त के लिए एक बड़े कंटेनर की आवश्यकता होगी। खून? लिन म्यू ने सवाल किया। हाँ, जानवर का खून। रक्तरेखा तैयार करने के लिए पूरे जानवर की आवश्यकता होती है। आपको एक बड़े कंटेनर की आवश्यकता होगी जिसमें आप ट्रंक फेस वाली गाय का खून निकालेंगे। तब तुम कुछ संरचनाएं बनाओगे जिनके बारे में मैं तुम्हें निर्देश दूंगा, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने सिर हिलाया और उन बड़े बैरलों को बाहर निकाला जो उसने बहुत पहले खरीदे थे। फिर उसने ट्रंक फेस वाली गाय की लाश निकाली और उसका गला काट दिया, जिससे सारा खून बैरल में फैल गया। जबकि शेष रक्त बैरल में एकत्र हो जाता है, आप उसमें मौजूद मात्रा का उपयोग रून्स बनाने के लिए कर सकते हैं, ज़ुकोंग ने निर्देश दिया। लिन म्यू ने अपनी उंगलियां खून में डुबोई और रूनों की संरचना को कमरे के फर्श पर खींच लिया। लिन म्यू अपने कमरे में गंदगी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में इसे किसी अन्य स्थान पर नहीं बना सकता था और निश्चित रूप से मिट्टी पर नहीं, इसलिए यह एकमात्र विकल्प था। ज़ुकोंग बोलता रहा और उसे दिखाया कि रून्स लिखने के लिए अपनी उंगलियों को कैसे हिलाना है। वहां विभिन्न प्रकार के रून थे जिनमें से अधिकांश को लिन म्यू समझ नहीं सका। रूनों में कुछ सामान्य भाषा में तथा कुछ दाव लिपि में शामिल थे। यहां तक कि कुछ अन्य रून भी थे जिनके बारे में लिन म्यू को पता नहीं था कि वे किस भाषा से हैं। फिर भी लिन म्यू ने इस पर सवाल नहीं उठाया और बस लिखते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह समय नहीं है और उन्हें बस इस कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह जानता था कि अभी भी असफलता की संभावना है और यदि वह सचमुच महान निद्रा भालू की वंशावली प्राप्त करने में सफल होना चाहता था तो उसे आश्वस्त होना होगा। लगभग 1 घंटा बीत गया, जिसके बाद लिन म्यू ने अंततः सभी रून लिखना समाप्त कर दिया। अगला सीनियर क्या है? लिन म्यू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। अब ट्रंक फेस वाली गाय की लाश को संरचना के बिल्कुल केंद्र में रखें। फिर उसमें से निकाले गए खून को 3 भागों में बांट लें और उन्हें संरचना के 3 खाली भागों में रख दें, ज़ुकोंग बोला। लिन म्यू ने 3 छोटे कंटेनर निकाले और रक्त को 3 भागों में विभाजित किया और उन्हें वरिष्ठ ज़ुकोंग के निर्देशानुसार रखा। अब सबसे कठिन हिस्सा आता है, आपको ट्रंक फेस वाली गाय के जानवर कोर से रक्त रेखा को मुक्त करने की आवश्यकता है, ज़ुकोंग ने गंभीर स्वर में बात की। गल्प। लिन म्यू ने अपनी लार निगल ली और रिंग से जानवर का कोर निकाल लिया। ज़ुकोंग ने मन ही मन बोलना शुरू कर दिया कि क्या करना है और उसने उसे दोहराने की कोशिश की, जो काफी कठिन था क्योंकि लिन म्यू हर कदम पर कई बार असफल हो रहा था। यह पहली बार था जब वह वास्तव में विशुद्ध रूप से अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके ऐसा कुछ कर रहा था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह मुश्किल था। ज़ुकोंग ने लिन म्यू को जानवर के कोर में कुछ बिंदुओं को महसूस करने के लिए कहा था, जो जानवर के कोर के घने होने के कारण काफी मुश्किल था। इसमें संघनित स्पिरिट क्यूई की विशाल मात्रा के कारण लिन म्यू के लिए इसे अपनी स्पिरिट सेंस से देखना मुश्किल हो गया और इस प्रकार इसमें प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए भी उसे कई प्रयास करने पड़े।
लेकिन एक बार जब उसने ऐसा किया तो वह पहला बिंदु ढूंढने में सक्षम हो गया जिसे उसे अनलॉक करने की आवश्यकता थी। लिन म्यू देख सकता था कि जानवर के कोर में स्पिरिट क्यूई के घने जाल थे जो जटिल आकृतियां बनाते थे, और इन आकृतियों के जोड़ों के भीतर वे बिंदु थे जिन्हें लिन म्यू को अनलॉक करने की आवश्यकता थी। 6 प्रयासों के बाद वह अंततः पहला अंक हासिल करने में सफल रहे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी और अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। कुल मिलाकर लिन म्यू ने बीस्ट कोर में 42 अंक हासिल किए, जिसमें उसे 8 घंटे से अधिक का समय लगा। ये लिन म्यू के दिमाग पर काफी भारी पड़ रहा था और वह मानसिक रूप से बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। भले ही उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा या आत्मा क्यूई का उतना उपयोग नहीं किया गया था, फिर भी यह थका देने वाला था। लेकिन जैसे ही अंतिम बिंदु अनलॉक हुआ, लिन म्यू जानवर के कोर में बदलाव महसूस कर सका। मुंह ट्रंक फेस वाली गाय की तेज चीख सुनाई दी। यदि लिन म्यू ने अपने घर पर भ्रामक संरचना नहीं बनाई होती तो पड़ोसी और गार्ड निश्चित रूप से सतर्क हो गए होते। इसके बाद जानवर का कोर चमकने लगा और लिन म्यू को उसके अंदर घूमती हुई सूंड के सामने वाली गाय की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। जुकोंग ने चेतावनी दी, आपको अब जल्दी करना होगा, अन्यथा जानवर का कोर फट सकता है। लिन म्यू ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपनी थकावट को दबा लिया। उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और आत्मा क्यूई को जगाया, जिससे वह फिर से तरोताजा हो गया। अब आपको जानवर के कोर को जानवर की लाश के ऊपर रखना होगा और फिर आपको अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके प्रक्रिया को मैन्युअल रूप से निर्देशित करना होगा। जुकोंग ने निर्देश दिया। लिन म्यू ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और जानवर के कोर को लाश पर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन पर उसने जो रून बनाए थे वे चमक उठे और ऊपर तैरने लगे। उसने जो 3 रक्त के बर्तन इस संरचना में रखे थे वे भी तैरने लगे और उनमें से रक्त निकलने लगा। रक्त 3 रिबन में बदल गया जो जानवर की लाश को लपेटने लगा, जबकि जानवर के कोर ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी। अध्याय 316 रक्तरेखा शोधन सफलता। लिन म्यू ने रक्त पर कार्य करने वाले रूनों को नियंत्रित किया तथा ये सुनिश्चित किया कि वे उचित संस्थाओं के अनुसार काम करें। खून के 3 रिबन ने ट्रंक फेस वाली गाय की लाश को पूरी तरह से लपेट दिया, जिससे वह लाल द्रव्यमान में बदल गई और फिर जानवर का कोर लाल द्रव्यमान में विलीन होने से पहले पिघल गया। ये लाल पिंड ऊपर तैरता रहा, मुड़ता रहा और अधिक आवाजें निकालता रहा। ट्रंक का सामना गाय की घुरघुराहट से हुआ और कमरे में चीखें सुनी जा सकती थीं। लिन म्यू को बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान खोने की हिम्मत नहीं की और संरचनाओं का संचालन जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, जिसके बाद लाल द्रव्यमान आधा सिकुड़ गया और ऐसा करना जारी रखा। मुझे इसे कब तक जारी रखना होगा, सीनियर? लिन म्यू ने कठिनाई से पूछा। जब तक कि यह एक छोटी गोली के आकार तक कम न हो जाए, जुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने एक आह भरी और फिर अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। 1 घंटा और बीत गया और अब लाल द्रव्यमान अपने मूल आकार के 10% तक कम हो गया था, लेकिन यह अभी भी उस आकार से बहुत दूर था जिसकी उसे आवश्यकता थी। कुल 3 घंटे में 1 घंटा और बीत गया और अब लाल द्रव्यमान मुट्ठी के आकार तक पहुंच गया था। इस समय लिन म्यू की आंखों से खून बह रहा था और वह बहुत अधिक तनाव में था, जिसके कारण उसके चेहरे पर नसें उभर आई थीं। अचानक एक नया परिवर्तन हुआ और हवा में तैर रहे सभी रून्स मुट्ठी के आकार के द्रव्यमान की ओर गिरने लगे और उस पर हथौड़ा मारने लगे। उस पर अंकित प्रत्येक रून संरचना के साथ लाल द्रव्यमान का आकार थोड़ा सा सिकुड़ गया। अब उसे जो करना था उसे समझते हुए लिन म्यू ने लाल द्रव्यमान पर हथौड़ा चलाने के लिए रूनों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। प्रत्येक रून के साथ उसने अपनी गति बढ़ा दी और ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि अंततः सभी रून गायब नहीं हो गए और लाल द्रव्यमान एक छोटी गोली के आकार तक सिकुड़ नहीं गया। गोली से एक अडिग चीख निकली और वह लगभग लिन म्यू के नियंत्रण से बाहर हो गई। गोली भागने की कोशिश कर रही थी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, लिन म्यू ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। उस क्षण तलवार के रास्ते की आभा अनजाने में उसके शरीर से बाहर निकल गई और छोटी लाल गोली को छू गई। जैसे ही ऐसा हुआ, गोली से एक दबी हुई घुरघुराहट निकली जैसे कि वह लिन म्यू के सामने समर्पण कर रही हो। अंततः छोटी लाल गोली चमक उठी और जब प्रकाश फीका पड़ गया तो लिन म्यू ने उसे देख लिया। अब उसके हाथ में एक पारदर्शी लाल मनका तैर रहा था। मनके में सूंड के सामने वाली गाय की आकृति थी, लेकिन पहले के विपरीत ये स्थिर था और हिलता नहीं था। ओह! लिन म्यू ने राहत की सांस ली और छोटे मनके को पकड़ लिया। अब यह एक उचित रक्तरेखा क्रिस्टल है। बहुत बढ़िया काम, जुकोंग ने प्रशंसा की। धन्यवाद सीनियर, लिन म्यू ने कहा, इससे पहले कि वह थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़े और फिर गहरी नींद में सो गए।
जुकोंग ये देखकर हंसा, लेकिन जानता था कि यह एक उचित आराम था। उन्होंने वास्तव में अपने पहले प्रयास में ही पूरी चीज को परिष्कृत कर दिया। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। जुकोंग ने दिल से प्रशंसा की। यदि वह इस विधि से ऐसा कर सकता है तो वह महान निद्रा भालू के लिए जो विधि अपनाएगा वह और भी आसान होगी। ऐसा लगता है कि उसे अधिक जटिल पद्धति से अभ्यास कराने का मेरा निर्णय सही था। आखिरकार मुझे संरचनाओं और शोधन में उसके प्राकृतिक कौशल का भी परीक्षण करने का मौका मिला। जुकोंग ने खुद से कहा। लिन म्यू के जागने से पहले अज्ञात समय बीत गया। जागने के बाद उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह अपने कमरे में था और उसके चारों ओर बैरल पड़े हुए थे। शुक्र है कि रक्त रेखा क्रिस्टल को परिष्कृत करने के लिए सारा रक्त इस्तेमाल कर लिया गया था, इसलिए कमरे में कोई गंदगी नहीं थी। उसे बैरल धोने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि खून की हर एक बूंद का उपयोग किया जाता था। लिन म्यू जमीन पर लेट गया और अपने हाथ में रक्तरेखा क्रिस्टल को देखने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने उसे करीब से देखा और खिड़की के कोने से रिसने वाली सूरज की रोशनी की किरण के सामने उसे हल्की चमक दिखाई दी। लिन म्यू ने उत्सुकता से अपनी आध्यात्मिक भावना से इसकी जांच की और देखा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ब्लडलाइन क्रिस्टल जानवर के कोर से भी अधिक घना था और वह इसके भीतर मौजूद भारी मात्रा में कच्ची स्पिरिट क्यूई को हल्के से महसूस कर सकता था। लेकिन ऐसा करते समय लिन म्यू को अपनी आध्यात्मिक भावना में भी कुछ अजीब महसूस हुआ। इसका आकार बढ़ गया। लिन म्यू आश्चर्य से बुदबुदाया। उसने इसे जितना हो सके बढ़ाया और महसूस किया कि यह अब 100 मीटर की अधिकतम लंबाई तक पहुंच गया है। लेकिन कैसे? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। आपने अपनी आध्यात्मिक भावना का सीमा तक व्यापक रूप से उपयोग किया। इससे यह उत्तेजित हो गया और सोते समय भी बढ़ने लगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, याद है? जुकोंग अचानक बोला। लिन म्यू को तब याद आया जब उसने अल्फा स्टीलबैक वुल्फ को मार डाला था, कैसे छोटी तलवार ने उसकी आज्ञा का पालन किया था और उसकी इच्छा के अनुसार काम किया था। उस समय भी उन्होंने स्वयं को काफी थका लिया था और अपनी आत्मिक भावना पर जोर दिया था, जिसके कारण वह काफी बढ़ गई थी। अब भी यही हुआ, सिवाय इसके कि यह पहले जितना नहीं था। इस बार इसकी अधिकतम लंबाई में केवल 20 मीटर की वृद्धि हुई, जो अभी भी काफी अधिक थी। लिन म्यू को जो पता था उसके अनुसार आत्मा की भावना की सीमा आमतौर पर केवल तभी प्राप्त की जा सकती थी जब एक कृषक मुख्य संघनन क्षेत्र तक पहुंच जाता था। फिर भी लिन म्यू ने ऐसा तब किया था जब वह क्यूई शोधन क्षेत्र के चरम चरण के आधे रास्ते पर था। लिन म्यू ने अपने डेंटियम की जांच की और देखा कि यह स्पिरिट क्यूई की 1800 बूंदों से थोड़ा अधिक था, जबकि बाकी जगह स्पिरिट क्यूई विस्ट से भरी हुई थी। अब मुझे केवल ये सुनिश्चित करना है कि मैं खोए हुए अमर की अनाम तकनीक में दक्षता के पर्याप्त स्तर तक पहुंच गया हूं। लिन म्यू ने खुद से कहा। अध्याय 317 एक और लक्ष्य पूरा हुआ। म्याऊं। लिन म्यू को उसके साधना सत्र से एक आवाज ने जगाया जो कोई और नहीं बल्कि लिटिल श्रुबी थी। यह उसे जगाने की कोशिश में उसकी पीठ से टकरा रहा था, लेकिन लिन म्यू के गहरे फोकस में होने के कारण उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हें क्या चाहिए? लिन म्यू ने जागते हुए पूछा। तभी उसने देखा कि वह कमरे में एक जगह की ओर इशारा कर रहा था। लिन म्यू ने देखा कि यह वह स्थान था जहां उसने लिटिल श्रुबी के खाने के लिए सभी जानवरों के कोर रखे थे। तुमने तो सब खत्म कर दिया? लिन म्यू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। न्या। लिटिल श्रुबी ने शर्मीलेपन से अभिनय किया और अधिक जानवर कोर की मांग की। लिन म्यू को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने लिटिल श्रुबी को खाने के लिए और अधिक जानवरों के कोर डाल दिए। मैंने बीट कोर को आखिरी बार कब रखा था? उसने 4 दिनों में 10 जानवरों के कोर खाए। लिन म्यू को याद आया। फिर उन्होंने लिटिल श्रुबी को देखने के लिए अपनी आत्मा की भावना का उपयोग किया और महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में इससे निकलने वाले स्पिरिट क्यूई उतार चढ़ाव में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने छोटे श्रुबी के अपने पशु कोर की जांच की और अनुमान लगाया कि यह वास्तव में क्यूई शोधन क्षेत्र के अंतिम चरण के आधे रास्ते पर था। बस कुछ ही सप्ताह में वह पहले से ही आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। लिन म्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बेशक ये पकड़ लेगा। आपको और क्या उम्मीद थी? शायद किसी संप्रदाय के शिष्यों के पास भी उतने संसाधन नहीं होंगे जितने उसे मिलते हैं। अंतहीन आत्मा, पशु मांस, पशु कोर, सभी कुछ दोहरे चक्र आरोहण फलों के प्रभाव के शीर्ष पर। इस दर से तो एक आम सुअर भी विशेषज्ञ बन जाएगा। जुकोंग ने मजाक किया। लिन म्यू हंसा और अपने अभ्यास के लिए जानवर का मांस निकालते हुए उठ गया। हाल ही में उन्हें तकनीक में बदलाव महसूस हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनका पेट एक सीमा तक पहुंच रहा है। गल्प। लिन म्यू ने पूरी तरह से भुने हुए जानवर की लाश का आखिरी निवाला तब खाया जब उसने उसे महसूस किया। क्या अंततः समय आ गया है? लिन म्यू ने आश्चर्य किया और अपनी आंखें बंद कर लीं।
अस्पष्ट पैटर्न से बना ग्रे जाल एक बार फिर दिखाई दिया था, लेकिन इस बार इसमें एक और परत जोड़ी जा रही थी। पहले इसमें 2 परतें होती थीं, जिनमें से पहली परत सबसे घनी होती थी और भूरे रंग की त्वचा की परत जैसी दिखती थी। दूसरी परत बहुत कम घनी थी और उसके बीच में व्यापक अंतराल थे। वह दूसरी परत भी पहली परत के समान हो गई थी और पेट की सतह पर एक घनिष्ठ त्वचा का निर्माण कर रही थी। अंत में एक तीसरी परत तेजी से बन रही थी और अस्पष्ट पैटर्न जुड़ते रहे, धागे बनते रहे जो फिर जाल बनाने के लिए बुने गए। 1 घंटा जल्दी बीत गया और प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई। श्वा लिन म्यू के शरीर से ऊर्जा की एक लहर निकली क्योंकि उसके बाल उसके साथ हिल रहे थे। पिछले कुछ महीनों में उसके बाल काफी बढ़ गए थे और अब उसके कंधों तक आ गए थे। उसे वास्तव में इससे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने इसे रखने का निर्णय लिया क्योंकि वह इसे काटना नहीं चाहता था। ऊर्जा की लहर उसके शरीर से होकर गुजरी, उसकी कोशिकाओं को नहलाया और उन्हें जोश से भर दिया। लिन म्यू को बहुत सहजता महसूस हुई और उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर की कोशिकाओं का ज्यामितीय शारीरिक कोशिकाओं में रूपांतरण तेजी से हो रहा है। पहले ये 10% थी, लेकिन अब ये तेजी से 25% के करीब पहुंच रही है। लिन म्यू का मानना था कि यदि यह गति बरकरार रखी गई तो वह जल्द ही 100% रूपांतरण तक भी पहुंच सकते हैं। 1 और घंटा बीत गया और ऊर्जा की लहर अंततः शांत हो गई। तभी लिन म्यू को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने काफी समय से महसूस नहीं किया था, वह था भूख का अभाव। जब से लिन म्यू ने खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया था, तब से उसे हर समय भूख लगती रहती थी। भले ही उसकी भूख कुछ समय के लिए संतुष्ट हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह उसकी सीमा थी। वह चाहे तो अभी भी खाना जारी रख सकता था, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा करने का मन नहीं हुआ। क्या यही है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और अपने पेट की शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखा। उसका पेट, जो मूल रूप से लाल गुलाबी होना चाहिए था, सामान्य रूप से एक अजीब भूरे रंग में बदल गया था और उस पर अनगिनत अस्पष्ट पैटर्न रेंग रहे थे। यह अजीब है, लिन म्यू ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे अपने पेट की बनावट थोड़ी घिनौनी लग रही थी। आइए इसका परीक्षण करें, क्या मैंने वास्तव में इसे हासिल कर लिया है? लिन म्यू ने सोचा। उसने और जानवरों का मांस निकाला और खाने की कोशिश की। उसने पके हुए जानवरों में से एक को खत्म किया और महसूस किया कि उसकी भूख में कोई बदलाव नहीं आया है। उसने दूसरा खाया और फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 जानवर, 4 जानवर, 5 जानवर, पूरे 5 जानवरों को खत्म करने के बाद लिन म्यू ने पुष्टि की कि वह वास्तव में खोए हुए अमर की अनाम तकनीक में दक्षता के उचित स्तर पर पहुंच गया है। आहा! लिन म्यू खुशी से हंसा। आखिरकार यह हो गया। ये डर कि वह अपना लक्ष्य पूरा करने में असमर्थ होगा काफी समय से लिन म्यू के सिर पर मंडरा रहा था, और अब जब उसने अंततः ऐसा कर लिया तो उसे लगभग समझ से परे स्तर की राहत मिली। लेकिन वह अंत नहीं था। श्वा ऐसा लग रहा था जैसे लिन म्यू के शरीर में कोई बांध टूट गया हो, या शायद यह उसके द्वारा लगाया गया कोई प्रतिबंध हो। उसके शरीर से ऊर्जा की एक और भी मजबूत लहर निकल रही थी। ऊर्जा की इस लहर ने उच्च कोशिकाओं को प्रभावित किया और उनके रूपांतरण की गति को और भी अधिक बढ़ा दिया। 25%, 30%, 40%, 50%, 75%, 90%, 95%। अंततः ऐसा प्रतीत हुआ कि संचित ऊर्जा गतिरोध पर पहुंच गई थी और कोशिकाओं का ज्यामितीय शारीरिक कोशिकाओं में आवरण लगभग पूर्ण हो गया था। उसे बस एक और छोटा सा धक्का देना था और लिन म्यू का शरीर पूरी तरह से ज्यामितीय शरीर में परिवर्तित हो गया होता। ओह! लिन म्यू ने सांस छोड़ी और अंदर देखा। उसके शरीर में जो शक्ति थी वह ऐसी थी मानो उसके शरीर के ऊतकों का प्रत्येक इंच छिपी हुई शक्ति से भरा हुआ हो। अध्याय 318 वू लिम शहर की ओर प्रस्थान। लिन म्यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी मुट्ठी में शक्ति का अंदाजा लगाने लगा। उसके शरीर के भीतर महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्तर अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था और लिन म्यू को नहीं पता था कि यह इस बिंदु से आगे जा सकता है या नहीं। शायद जब उसका शरीर पूरी तरह से ज्यामितीय फिजिक में परिवर्तित हो जाएगा तब वह बता पाएगा। मैं अब महान निद्रा भालू की वंशावली को आत्मसात करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरे लिए बस इतना ही बचा है कि मैं हेई ओर से किया गया वादा पूरा करूं। लिन म्यू ने खुद से बात की। उसने मन ही मन थोड़ा सोचा और सोचा कि वह यहाँ क्यों इंतजार कर रहा है, जबकि वह वू लिम शहर जा सकता है। यदि वह भाग्यशाली रहा तो वह उस कनिष्ठ बुजुर्ग फाशियू को ढूंढ भी सकता था और शादी से पहले की घटनाओं से पहले उसे मार भी सकता था। यह एक अच्छा विचार प्रतीत होता है। आपके यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है और आप पहले से ही उस आदमी पर हमला कर सकते हैं। ज़ुकोन सहमत हो गया।
लिन म्यू ने जवाब में सिर हिलाया और अपना मन बनाकर खड़ा हो गया। उन्होंने छोटी झाड़ी के साथ त्वरित बातचीत की और उसे निर्देश दिया कि आने वाले कुछ दिनों तक, या कम से कम उसके वापस आने तक, कोई आग न लगाई जाए। लिटिल श्रुबी ने उससे सहमति जताई, यद्यपि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। लिन म्यू ने अपना सिर सहलाया और फिर यात्रा के लिए निकलने की तैयारी की। वास्तव में उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उसकी अधिकांश वस्तुएं उसकी अंगूठी में ही रखी हुई थीं। ये देखकर कि अब सब कुछ तैयार हो गया है, लिन म्यू ने आंगन पर रखी भ्रामक संरचना को नियंत्रित करने वाली संरचना प्लेट को बाहर निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। आत्मा क्यूई की एक अदृश्य लहर हवा में फैल गई और आंगन पड़ोस से गायब हो गया। लिन म्यू अपने आंगन से बाहर निकला और देखने के लिए मुड़ा। ये तो छिपा हुआ है, लिन म्यू ने ही पिंग को खोजने के लिए क्षेत्र की त्वरित तलाशी लेने से पहले कहा। उसने उस आदमी को बताया कि वह वुलिम शहर जा रहा है और घर की चिंता न करे। हे पिंग उस समय अचंभित रह गया जब उसने घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। मैं कसम खाता हूं कि यह यही था। या क्या सीनियर लिन म्यू का घर की चिंता न करने का यही मतलब था? हे पिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपने आप से कहा। फिर उसने आह भरी और घर की परवाह किए बिना अपने काम पर लौट आया। इस बीच लिन म्यू अभी अभी शहर के केंद्र में पहुंचा था और शीर्ष पर स्थित कार्यालय में प्रवेश किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? हे वेन ने लिन म्यू को प्रवेश करते देखकर उसका स्वागत किया। मैंने निर्णय लिया है कि मैं वुलिम शहर जाऊंगा, लिन म्यू ने कहा। हे वेन थोड़ा भ्रमित थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। निर्णय में बदलाव क्यों? क्या आपके पास करने के लिए कुछ कार्य नहीं थे? समारोह भी शुरू नहीं हुए हैं? हे वेन ने पूछा। मैंने यहाँ जो काम किया था वो समय से पहले ही पूरा हो गया है, लिन म्यू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। वह अभी भी महत्वपूर्ण ऊर्जा में वृद्धि की आदत डालने की कोशिश कर रहा था। उस क्षण हे वेन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई छिपा हुआ ज्वालामुखी उसके सामने खड़ा हो। एक ज्वालामुखी जो अपनी सीमा पर था और किसी भी क्षण फट सकता था। गल्प। लेकिन फिर भ्रम दूर हो गया और वह सदमे में दम तोड़ गई। कितनी भयावह महत्वपूर्ण ऊर्जा और उसका साधना आधार, मैं तो इसे महसूस भी नहीं कर सकता, हे वेन ने सोचा, ये जानते हुए कि यह उसका कोई काम नहीं था और लिन म्यू से इसके बारे में पूछना अनुचित होगा। उसने बस प्रवाह के साथ चलने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हें शहर ले जाने के लिए एक गाड़ी लाऊंगा और आगे एक संदेश भी भेजूंगा, हे वेन बोले। गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मैं अकेले वहां जाऊं तो ये तेज हो जाएगा। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं पहले उस जूनियर एल्डफाशियो को पकड़ सकता हूं, लिन म्यू ने उत्तर दिया। इसके बारे में हो सकता है कि आप शहर में रहते हुए सावधान रहना चाहें। त्रिकड़ाही पेओनी संप्रदाय के शिष्यों का शहर में एक गढ़ है और यदि आप खुले तौर पर उन्हें निशाना बनाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले ही भगवान को इसकी सूचना दे दी है, इसलिए वह जानता है और आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा ये बेहतर होगा कि आप समारोहों से पहले इसका ध्यान रखें और उनके दौरान कोई कार्रवाई न करें। वहां कुछ मुख्य संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ नजर रखेंगे और यह खतरनाक हो सकता है, हे वेन ने सलाह दी। मैं समझ गया, लिन म्यू ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। लिन म्यू के चले जाने के बाद हे वेन ने कागज का एक पन्ना निकाला और गार्डों को बुलाने से पहले उस पर कुछ लिख लिया। यह संदेश हमारे सबसे तेज दूत के साथ प्रभु को भेजे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, हे वेन ने आदेश दिया। ये किया जाएगा। गार्ड ने अपना काम करने के लिए जाने से पहले बात की। कुछ मिनट बाद एक बाज ने शहर के केंद्र की एक खिड़की से उड़ान भरी और अपने पंजों में हे वेन द्वारा लिखा गया पत्र पकड़ लिया। यह आसमान में उड़ गया और प्रभावशाली गति से बादलों में गायब हो गया। इस बीच लिन म्यू अभी अभी शहर से बाहर निकला था और उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो उसे करने की जरूरत थी। एक बार जब वह शहर से पर्याप्त दूरी पर था तो उसने अपनी छोटी तलवार को अपने सामने उड़ने के लिए नियंत्रित किया और उस पर कूद गया। वाह, लिन म्यू ने खुद को संतुलित करने की कोशिश करते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसने अपनी छोटी तलवार पर उड़ने की कोशिश की थी और वह इसका इंतजार कर रहा था। स्वूश। लिन म्यू ने धीमी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही तेजी से आगे बढ़े और तीर की तरह आगे बढ़े। वाह, लिन म्यू खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसे उड़ने का एहसास हो रहा था। सावधान रहें, आपको स्पिरिट क्यूई के सेवन पर ध्यान देना चाहिए। आप अभी भी मूल संघनन क्षेत्र में नहीं हैं। यद्यपि आप उड़ सकते हैं, फिर भी खपत अधिक होगी, ज़ुकोंग ने चेतावनी दी। लिन म्यू ने सिर हिलाया और अपने डेंटियन पर एक नजर डाली। वाह,
लिन म्यू ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि उसके द्वारा उड़ाए गए 5 मिनट में तरल स्पिरिट क्यूई की लगभग 2 बूंदें भस्म हो गई थीं। लिन म्यू जमीन पर कूद गया और उसकी छोटी तलवार म्यान में वापस आ गई। हाँ, मैं बस भाग जाऊंगा। अध्याय 319 गुफाएं और प्यास। लिन म्यू दौड़ने लगा और तेजी से दौड़ने लगा। वो लिम शहर उत्तरी शहर से गाड़ी द्वारा लगभग 10 घंटे की दूरी पर था, लेकिन लिन म्यू को यकीन था कि पैदल चलकर वह बहुत पहले पहुंच जाएगा। यदि वह अपनी छोटी तलवार का उपयोग करके उड़ता तो लिन म्यू को यकीन था कि वह 2 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच जाएगा, लेकिन आत्मा क्यूई के क्षय को देखकर उसने ऐसा करने से परहेज किया। लिन म्यू कुछ भी बुरा होने की स्थिति में आत्मा क्यूई में कम नहीं होना चाहता था, इसलिए वह शहर के लिए उड़ान नहीं भरी। लेकिन जब वह उड़ने के बारे में सोच रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि ट्राई कॉल्ड्रॉन पेनन संप्रदाय के जूनियर एल्डर फाशियू ने तब उड़ान क्यों नहीं भरी जब वह कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के मध्य चरण में था। वरिष्ठ, जब वह जूनियर बुजुर्ग मुझसे बचकर भाग रहा था तो वह उड़कर क्यों नहीं चला गया? लिन म्यू ने सवाल किया। यह संभव है कि उसके पास केवल निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार था और वह इसका उपयोग उड़ने के लिए नहीं कर सकता था। सभी निम्न श्रेणी के आत्मिक हथियारों का उपयोग उड़ने के लिए नहीं किया जा सकता, भले ही उनका उपयोग आत्मिक बुद्धि से किया जा सके। यद्यपि सभी मध्यम श्रेणी के हथियारों का उपयोग उड़ान भरने के लिए किया जा सकता है। ज़ुकोन ने उत्तर दिया। तब लिन म्यू को वह तलवार याद आई जिसका प्रयोग जूनियर एल्डर ने किया था और उसे एहसास हुआ कि उससे निकलने वाले उतार चढ़ाव वास्तव में काफी कम थे, जिसका अर्थ था कि तलवार वास्तव में एक निम्न श्रेणी का आत्मिक हथियार था। उसे ये भी याद दिलाया गया कि अब उसकी अंगूठी में 3 अतिरिक्त आत्मिक तलवारें हैं, जो उसे उन शिष्यों से मिली थीं जिन्हें उसने मार डाला था, लेकिन उसने उन पर अपनी आत्मिक समझ का दाग नहीं लगाया था, क्योंकि वह उसमें अपनी आत्मिक समझ को खर्च नहीं करना चाहता था। वह पहले ही जान चुका था कि सीमित मात्रा में आध्यात्मिक उपकरण और हथियार थे जिन्हें वह अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ ब्रांड कर सकता था। यह उसकी आध्यात्मिक भावना की ताकत और उसकी खेती पर निर्भर करता था। हालांकि यह स्पिरिट टूल या हथियार के ग्रेड पर भी निर्भर करता था। वर्तमान में लिन म्यू ने 2 स्पिरिट हथियारों, अपनी छोटी तलवार और लोहे के कांटेदार भाले के साथ साथ एक स्पिरिट टूल को ब्रांड किया था, जो कोई और नहीं बल्कि संचार जेड स्लिप था, जिसमें सभी रिकॉर्ड भी शामिल थे। यद्यपि लिन म्यू की आत्मिक समझ आज मजबूत हो गई थी, फिर भी वह इसे इस तरह की निम्न श्रेणी की आत्मिक तलवारों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वैसे भी वह अभी भी अपनी आध्यात्मिक समझ के बिना सीधे उनका उपयोग कर सकता था। पवित्र शास्त्र में वर्णित 1000 आयुध ब्लेड के लिए उसने जिन हथियारों का प्रयोग किया था वे सभी सामान्य हथियार थे। भले ही वे बहुत अच्छी गुणवत्ता के थे, वे कोई आत्मा हथियार नहीं थे। इस प्रकार लिन म्यू को एहसास हुआ कि वह उस सेट की 3 तलवारों को अपने पास मौजूद निम्न श्रेणी की आत्मा तलवारों से बदल सकता है। 2 घंटे बीत चुके थे और लिन म्यू ने शहर की लगभग आधी दूरी तय कर ली थी, लेकिन अब भी वह थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था और अभी भी उसी गति से दौड़ रहा था जिस गति से उसने शुरुआत की थी। ऐसा लगता है कि खोए हुए अमर की नामहीन तकनीक का प्रभाव जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक था, लेकिन यह मेरे शरीर की कोशिकाओं के जियानेटियन शारीरिक कोशिकाओं में रूपांतरण के कारण भी होना चाहिए, लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। दौड़ते समय लिन म्यू एक साथ कई काम कर रहा था और अपनी आत्मिक शक्ति से अभ्यास भी कर रहा था। अब जब यह मजबूत हो गया था तो इस पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए उसे इसके साथ फिर से अभ्यास करने की आवश्यकता थी। इसी कारण से वह जमीन की जांच कर रहा था, उसकी मोटाई बदलने के साथ साथ आत्मा इंद्रिय टेंड्रिल के आकार को जटिल आकार और रूपों में बदल रहा था। हालांकि सबसे कठिन हिस्सा इसे कई भागों में विभाजित करना था। जब भी लिन म्यू किसी क्षेत्र को स्कैन करना चाहता था तो वह एक एकल टेंड्रिल बनाता था और जानकारी इकट्ठा करते हुए उसे उस क्षेत्र पर लहराता था। लेकिन लिन म्यू जो करना चाहता था वह उसकी आध्यात्मिक भावना को कई पहलुओं में विभाजित करके उसके चारों ओर धारणा का एक निरंतर क्षेत्र बनाना था। यद्यपि इससे उसकी आत्मिक इंद्रियों की अधिकतम सीमा कम हो जाएगी, लेकिन इससे वह अपने आसपास के 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जान सकेगा। यदि वह अपनी आत्मिक इंद्रियों को कई भागों में विभाजित करता तो उसकी आत्मिक इंद्रियों की सीमा लगभग 5 गुना कम हो जाती। और जब वह ऐसा कर रहा था तो उसे ये भी एहसास हुआ कि वास्तव में जमीन के अंदर काफी खोखली जगहें थीं। लिन म्यू ने अब तक जो पूरी दूरी तय की थी उसमें उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक कम से कम 15 गुफाओं को महसूस किया था। उत्तरी शहर के नीचे भी गुफाएं थीं, है ना? एक और का सुरक्षित घर एक गुफा प्रणाली में बनाया गया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ इतनी सारी गुफाएं क्यों हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, लिन म्यू ने खुद से कहा।
अंततः दौड़ते समय उसे बहते पानी की आवाज सुनाई दी और उसे एहसास हुआ कि वह एक नदी के पास है। लिन म्यू रुक गया और थोड़ा पीने का फैसला किया। रुको, क्या खोए हुए अमर की अनाम तकनीक को प्यास का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए? लिन म्यू ने आश्चर्य से प्रश्न किया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ऐसा होना चाहिए, ज़ुकोन बोला। तो फिर मुझे अभी भी प्यास क्यों लगती है? लिन म्यू ने पूछा और फिर उसे अपने आप इसका एहसास हुआ। अरे, मैंने कभी भी मांस खाने जैसा पानी नहीं पिया, है ना? लिन म्यू ने उसकी मूर्खता को शाप दिया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए पानी की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि तकनीकी रूप से आपको काफी मात्रा में पानी भी मिलना चाहिए था जो मांस में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, ज़ुकोन ने कहा। लिन म्यू ने अपना सिर हिलाया और नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। यह नदी कोई और नहीं बल्कि उत्तरी नदी थी, जो उन 3 नदियों में से एक थी जो पश्चिमी और पूर्वी नदी के साथ वुलिम शहर की जीवन रेखा थी। ये नदियां वुलिम शहर में मिलती थीं और वहां से जमीन में गायब हो जाती थीं और दक्षिणी शहर के पास फिर से प्रकट होती थीं। लिन म्यू ने एक जानवर की तरह अपना सिर बहती नदी में डुबोया और अधर्मी मात्रा में पानी निगलने लगा। वह कुछ मिनट तक खुलेआम शराब पीता और फिर कुछ सेकंड के लिए सांस लेने के लिए अपना सिर बाहर निकालता। यदि कोई ये दृश्य देखता तो पहले तो हंसता, लेकिन कुछ समय बाद लिन म्यू द्वारा पी जा रहे पानी की मात्रा देखकर वह भयभीत हो जाता। अध्याय 320 प्रभु की जागीर में प्रवेश। पूरा 1 घंटा बीत चुका था और लिन म्यू अभी भी पानी पी रहा था। शायद ये लंबे समय तक एकांत में रहने या अपने समय का लगभग हर पल एक ऐसे जानवर के साथ बिताने के कारण था जो कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ ज़ुकोन था। लिन म्यू का सामान्य ज्ञान काफी हद तक विकृत हो गया था। वह उस कृत्य की अत्यधिक विचित्रता को समझ नहीं सका जो वह अभी कर रहा था। पिछले 1 घंटे में उसने जितना पानी पिया था, वह शायद एक अकेले आदमी के लिए 1 साल तक पीने के लिए पर्याप्त था और वह अभी भी नहीं रुक रहा था। इस बिंदु पर लिन म्यू बस अपने शरीर की नश्वर सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। 30 मिनट और बीत गए और लिन म्यू ने अंततः रुकने का निर्णय लिया। इसलिए नहीं कि उसका पेट भर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हुआ कि यहाँ बिताए समय में वह शायद वुलिम शहर की अधिकांश दूरी तय कर सकता था। ऐसा लगता है कि खोए हुए अमर की नामहीन तकनीक निश्चित रूप से काम कर रही है। मैं भी इससे अलग महसूस नहीं कर रहा हूं और संभवतः कुछ घंटों तक और शराब पीता रहूंगा। लिन म्यू ने अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा वंश नदी निगलने वाले टोड जैसा नहीं है? ज़ुकोन ने मजाक किया। लिन म्यू हंसा और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। दौड़ते समय उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर की कोशिकाओं का जियानेटियन फिजिक में रूपांतरण फिर से शुरू हो गया है, लेकिन गति काफी धीमी थी। लेकिन कोई भी प्रगति उनके लिए अच्छी थी, क्योंकि पहले ये 95% पर रुकी हुई थी। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही लिन म्यू को दूर से ऊंची इमारतें दिखाई देने लगीं। धीरे धीरे इमारतें बड़ी होती गईं और उनमें से अधिक दिखाई देने लगीं। सभी इमारतों में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली इमारत वह थी जो सबसे पीछे स्थित थी। इस इमारत में कई छतें थीं और उन पर शुभ की मूर्तियां रखी हुई थीं। इसकी छत लाल टाइलों से बनी थी जबकि इसकी दीवारें हरी ईंटों से बनी थीं। यह कोई और नहीं बल्कि मेयर की भव्य जागीर थी, जो पूरे काउंटी की सत्ता का केंद्र थी। एक अन्य इमारत जो काफी बड़ी थी वह पैतृक मंदिर था जो शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित था। लिन म्यू मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए असंख्य पात्रों और यहां तक कि उन पर चित्रित संरक्षक देवताओं को भी हल्के से देख सकता था। पूर्वी भाग में लिन म्यू झिलमिलाता पानी देख सकता था जिसके पास कुछ इमारतें स्थित थीं। हम तो यहीं पर हेई कोर के स्वामी रहते हैं, लेकिन यहीं पर ट्राइकॉल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय के शिष्यों का गढ़ भी स्थित है। लिन म्यू बुदबुदाया। लिन म्यू को पहले ही स्वामी की हवेली के स्थान के बारे में सूचित कर दिया गया था क्योंकि उसे वुलिम शहर पहुंचने के बाद उसके पास जाना था। हालांकि लिन म्यू की सूची में कुछ चीजें थीं जो वह लंबे समय से करना चाहता था। आखिरी बार वह वुलिम शहर प्लेग से लगभग 1 साल पहले आए थे और यही वह समय था जब मार्शल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस समय वह अपने पिता के साथ वहां गया था और खूब मौज मस्ती की थी। लिन म्यू में पुरानी यादों की भावना भर गई क्योंकि अतीत की यादें वापस आ गईं और ऐसे ही वह शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। रुको, अपनी पहचान घोषित करें और कर का भुगतान करें, प्रवेश द्वार पर गार्ड ने कहा। मैं म्यू लिन हूं और मैं सिर्फ एक यात्री हूं। लिन म्यू ने गार्ड को कर के रूप में 2 चांदी के सिक्के देने से पहले एक फर्जी नाम बताया। गार्ड ने लिन म्यू की ओर देखा और फिर उसकी कमर पर लगी छोटी तलवार को देखा। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। गार्ड ने लिन म्यू के लिए गेट खोलने की बात कही।
वास्तव में लिन म्यू के लिए गार्ड को कर का भुगतान करना भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि वह एक कृषक था और सभी कृषकों को शहर में मुफ्त प्रवेश था। लेकिन लिन म्यू को ऐसा न करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि प्रत्येक कृषक की पहचान दर्ज की जाती है और उन्हें करीब से निगरानी में रखा जाता है। यही कारण था कि उन्होंने एक फर्जी नाम दिया था, हालांकि शायद ये भी थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि उनका नाम दोनों ही तरह से सामान्य था। लिन म्यू वहां से होते हुए पूर्वी जिले की ओर चला गया, ठीक वहीं जहां प्रभु का भवन था। वह पहले कभी इस क्षेत्र में नहीं गया था, इसलिए सही मार्ग खोजने से पहले उसे कुछ लोगों से प्रश्न पूछने पड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन म्यू को मुख्य रास्ते से जाने के लिए नहीं कहा गया था, जिसे ढूंढना आसान था, बल्कि उसे एक छोटे रास्ते से जाने के लिए कहा गया जो अंततः उसे मिल गया। लिन म्यू ने देखा कि इस रास्ते पर कुछ गार्ड भी खड़े थे। शहर में सुरक्षा वास्तव में जुड़वा की तुलना में बहुत अधिक है। लिन म्यू ने मन ही मन सोचा, रुको, यह क्षेत्र प्रतिबंधित है, वापस मुड़ो। गार्डों ने चेतावनी दी। लिन म्यू को पता था कि ऐसा होने वाला है और इसलिए उसने अपनी अंगूठी से एक बैज निकाला और गार्डों को दिखाया। यह कोई और नहीं बल्कि हेई कोर का पहचान पत्र था। जैसे ही गार्ड ने बैज और फिर लिन म्यू का चेहरा देखा, उसने तुरंत सलामी में अपने हाथ जोड़ लिए। वरिष्ठ लिन म्यू, हमें निर्देश दिया गया था कि आप आएंगे। गार्ड बोला, कृपया आगे बढ़ें। झील के ठीक बगल में जो हवेली है वह भगवान की है। दूसरे गार्ड ने सूचना दी। लिन म्यू ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। पूर्वी जिला वह क्षेत्र था जहां वुलिम शहर के अधिक समृद्ध और प्रभावशाली लोग रहते थे, इसलिए यहां अतिरिक्त सुरक्षा थी और प्रवेश प्रतिबंधित था। कुछ मिनट बाद लिन म्यू दो बड़े द्वारों पर खड़ा था जो एक बड़े परिसर में प्रवेश को अवरुद्ध कर रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि वह स्थान था जहां प्रभु रहते थे। हालांकि लिन म्यू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गेट पर पहले से ही कुछ लोग खड़े थे जो उसका इंतजार कर रहे थे। लिन म्यू ने उन्हें हेई कोर का हिस्सा माना और उन्हें सुरक्षित घर पर वापस देखा। आपका स्वागत है, सीनियर लिन म्यू। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 321 वू हेई से मुलाकात। हेई कोर के सदस्यों ने लिन म्यू को हवेली तक पहुंचाया। रास्ते में उन्हें बगीचे की खूबसूरती और उसके चारों ओर की सजावट देखने को मिली। हालांकि हवेली के क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कोई और नहीं बल्कि झील थी। झील का कोई विशिष्ट नाम नहीं था और इसे केवल वुलिम सिटी झील कहा जाता था। इसके चारों ओर की सभी इमारतें उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती थीं और शहर के प्रभावशाली लोगों की थीं। शायद इनसे बेहतर एकमात्र इमारत मेयर की जागीर थी। झील में कुछ छोटे कृत्रिम द्वीप बनाए गए थे और झीलों के किनारों से लाल लकड़ी के पुल फैले हुए थे और उन्हें जोड़ते थे। कृत्रिम द्वीपों पर अलंकृत मंडप बनाए गए थे। मंडपों में पत्थर की मेज और कुर्सियां रखी गई थीं, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई थी। लिन म्यू ने सोचा था कि उसे हवेली में ले जाया जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उसे झील की ओर ले जाया जा रहा था। करीब पहुंचने पर वह जल्द ही एक आदमी की पीठ देख सकता था जो कृत्रिम द्वीप पर मंडप में बैठा था। उन्होंने सादा सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उनमें विद्वतापूर्ण आभा झलक रही थी। महाराज, सीनियर लिन म्यू यहाँ है, हेई कोर के सदस्य ने परिचय कराया। विद्वान दिखने वाला आदमी पीछे मुड़ा और उसके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसके बाएं हाथ में एक छोटी सी किताब थी, जबकि दाहिने हाथ में एक छोटा सा शराब का प्याला था। उस आदमी ने शराब का प्याला नीचे रखा और अभिवादन में हाथ मिलाने से पहले किताब बंद कर दी। मेरे विनम्र निवास में आपका स्वागत है, भाई लिन म्यू। वो हेई ने मिलनसार आवाज में बात की। आखिरकार लॉर्ड हेई से मिलकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लिन म्यू ने भी जवाब दिया। कृपया बैठ जाइए, वू हेई ने इशारा करते हुए कहा। लिन म्यू वू हेई के सामने बैठ गया और विद्वान व्यक्ति ने उसे एक कप शराब पिलाई। लेकिन तभी वू हेई ने लिन म्यू के चेहरे पर थोड़ी अनिच्छा देखी और जान गया कि शायद ये सही नहीं था। क्या भाई लिन म्यू इसके बजाय चाय पसंद करेंगे? वू हेई ने पूछा। हाँ, यह अच्छा होगा। मुझे शराब का स्वाद ज्यादा पसंद नहीं है, लिन म्यू ने उत्तर दिया। बेशक, हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो हेई ने बात की, लेकिन उनके बोले बिना ही उन्हें चाय का एक बर्तन भेंट कर दिया गया। वो हेई और लिन म्यू ने अंततः मामले की जड़ तक पहुंचने से पहले कुछ सुखद बातचीत की। तो भगवान हेई, लिन म्यू ने बात की, लेकिन फिर उसे बीच में रोक दिया गया। कृपया मुझे वो हेई कहें, भाई लिन म्यू। आपकी स्थिति मुझसे ऊंची नहीं तो बराबर ही है, वो हेई बोले। लिन म्यू को भगवान का उपनाम सुनकर थोड़ी जिज्ञासा हुई। यहाँ तक कि जब उसने हेई कोर से लॉर्ड के नाम के बारे में पूछा था, तब भी उन्होंने उसे केवल लॉर्ड या लॉर्ड हेई ही कहा था, इससे अधिक कुछ नहीं। या शायद ये कहने में उनकी अनिच्छा थी।
कृपया मेरी दबंगई को माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई वू हेई। हाँ, भाई लिन म्यू का अनुमान सही है। मैं वो कबीले से हूँ। वो हेई ने फिर बीच में टोका। अभी हमें छोड़ दो, वो हेई ने नौकरों और हेई कोर से कहा। लिन म्यू को उम्मीद नहीं थी कि उसका अनुमान सचमुच सही होगा। इसका मतलब यह है कि वो हेई जिस शादी में मुझसे भाग लेना चाहता है वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने भाई हैं। लिन म्यू ने सोचा, आप मेयर के छोटे बेटे हैं। लिन म्यू को एहसास हुआ। लिन म्यू ने देखा कि जब वू ही ने उसे यह बताया तो उसने आसपास के सभी लोगों को दूर भेज दिया था, जिसका मतलब था कि वह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले। मैं वास्तव में ऐसा हूं, लेकिन यह ऐसी पहचान नहीं है जिसे मैं विशेष रूप से पसंद करता हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भाई लिन म्यू को इसकी उतनी चिंता नहीं होगी। वू ही ने कहा, अगर भाई वू ही यही चाहते हैं तो ये ठीक है। लिन म्यू ने उत्तर दिया। लिन म्यू को इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी, हालांकि इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो हेई क्यों नहीं चाहते थे कि मेयर के बेटे के रूप में उनकी पहचान के बारे में अन्य लोग जाने। ज़ुकोंग ने कहा, ऐसा लगता है कि वो हेई के पास जितना वह दिखा रहा है उससे कहीं अधिक रहस्य थे। लिन म्यू ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया, लेकिन अपने चेहरे पर यह बात नहीं दिखाई। तो फिर भाई वू हेई, आप मुझसे वास्तव में क्या करवाना चाहते हैं? लिन म्यू ने अंततः वह चीज पूछी जिसके लिए वह यहाँ आया था। देखिए भाई लिन म्यू, मेरी स्थिति दूल्हे के छोटे भाई जैसी है। इसका मतलब यह है कि मुझे विवाह समारोह से पहले आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में एक प्रतिनिधि लड़ाई की आवश्यकता है। जिन सभी शक्तियों को आमंत्रित किया गया है वे भाग लेंगी और मुझे उनके शीर्ष पर आने की जरूरत है। और मेयर के साथ हाल की घटनाओं को देखते हुए हमारी ओर और भी अधिक निगाहें लगी हुई हैं। वो ये ने उत्तर दिया, मैं समझता हूँ, मैं तब ऐसा करूंगा, हालांकि टूर्नामेंट कब और कहां होगा? लिन म्यू ने उत्तर दिया, ये टूर्नामेंट मेयर के मनों में आयोजित किया जाएगा और अब से 3 दिनों में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आज ही तारीख तय की है, इसलिए आप सही समय पर आए हैं। वो यही बोले, फिर जब आप चाहेंगे तो मैं वहां रहूंगा। लिन म्यू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैंने ये भी सुना है कि भाई लिन म्यू की ट्राइकॉल्ड्रॉन पेओनी संप्रदाय से थोड़ी दुश्मनी है। वो यही ने सवाल किया। हाँ, एक निश्चित जूनियर बुजुर्ग है जिसे मैं पसंद करूंगा कि वह अस्तित्व में न हो। लिन म्यू ने तथ्य के रूप में कहा, मैंने स्वयं मामले की जांच की है और पाया है कि जूनियर एल्डर फाशियू अभी शहर में नहीं है, न ही वह पहले कभी शहर आया है। वो यही ने सूचित किया, लगता है मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वह शादी में आने वाला है, हालांकि मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे एक निश्चित येजी जिन के लिए उपहार ढूंढ रहे थे। लिन म्यू ने सीधे स्वर में कहा, डरो भाई लिन म्यू, जैसे ही वह आदमी शहर में प्रवेश करेगा तुम सबसे पहले जान जाओगे। वो यही ने घोषणा की। अध्याय 322 युवा प्रभु कहाँ गए? लिन म्यू और वू येई ने कुछ और बातों पर चर्चा की, इससे पहले कि लिन म्यू ने निर्णय लिया कि यह पर्याप्त है। टूर्नामेंट से पहले उन्हें कुछ और काम करने थे और वह जल्द से जल्द उन तक पहुंचना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि जूनियर एल्डर फाशियू कब आएंगे और इसलिए वे किसी भी क्षण के लिए तैयार रहना चाहते थे। अंत में वू येई ने कुछ नौकरों को बुलाया और उनसे कुछ चीजें लाने को कहा। इसके बाद उन्होंने लिन म्यू को कुछ अन्य छोटी छोटी चीजों के अलावा चाबी और अधिकार पत्र जैसी कुछ चीजें दी। चाबी उस प्रांगण की थी जो लिन म्यू के ठहरने के लिए बनाया गया था। ये भी पूर्वी जिले में था और वू येई की हवेली से थोड़ी दूरी पर था। लिन म्यू ने छोटे मंडप से निकलने से पहले वू येई को धन्यवाद दिया। वह परिसर के द्वार से बाहर निकला और उस आंगन की ओर चला गया जो उसके लिए तैयार किया गया था। ये झील के पास नहीं था, लेकिन फिर भी काफी अच्छी गुणवत्ता का था। इसमें 4 अलग अलग छोटे आंगन थे और पूरा स्थान लिन म्यू के उपयोग के लिए था। ज़ुकोंग ने कहा, ऐसा लगता है कि वू येई ने शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा लगता है। लिन म्यू आंगन में जाते समय बुदबुदाया। नमस्कार मास्टर लिन म्यू। एक आदमी अचानक कोने से बाहर आया। लिन म्यू ने पहले ही अपनी आध्यात्मिक समझ से पूरे क्षेत्र को स्कैन कर लिया था और इस प्रकार उसे पता था कि यह वही नौकर था जो आंगन की देखभाल करता था। जब लिन म्यू यहाँ रहते थे तो उन्हें उनकी जरूरतों का ख्याल रखने का काम सौंपा गया था। क्या मास्टर को अपने सामान या किसी चीज में मदद की जरूरत है? क्या मुझे स्नान की तैयारी करनी चाहिए या मास्टर पहले खाना चाहेंगे? नौकर ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए शहर के चारों ओर देखूंगा। मैं तो बस चेक इन करने आया था। लिन म्यू ने उत्तर दिया। जैसा मालिक चाहे, नौकर ने जवाब दिया। लिन म्यू ने अपना हाथ हिलाया और नौकर को दूर भेज दिया, जबकि वह आंगन को करीब से देख रहा था।
यह उसके अपने से बहुत बड़ा था और बहुत अधिक शानदार भी था। लिन म्यू अनुमान लगा सकता था कि इस तरह की जगह किराए पर लेने में शायद बहुत अधिक लागत आती है, लेकिन जब तक वह नहीं था जो कीमत चुका रहा था, तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आंगन से तंग आकर वह आंगन छोड़कर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां वह सबसे अधिक जाना चाहता था, अर्थात पैतृक मंदिर। लिन म्यू भीड़ भरी सड़कों से होते हुए शहर के दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने लगा। उत्तरी शहर की तुलना में वुलिम शहर में बहुत अधिक किसान थे। यद्यपि हेइकोर की उपस्थिति के कारण उत्तरी शहर में बहुत अधिक कृषक थे, फिर भी वे वास्तविक निवासी नहीं थे। पिछले साल तक उत्तरी शहर में कुल मिलाकर केवल 5 कृषक रहते थे, लेकिन अब उन 5 में से 3 मर चुके थे। लिन म्यू के ही हाथों 2 लोगों की मौत हो गई। पूर्व नगर प्रमुख के कार्यों की याद दिलाए जाने से लिन म्यू चिढ़ गया और उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लिन म्यू वहां से गुजरने वाले कृषकों के खेती के ठिकानों को देख रहा था और पाया कि उनमें से हर एक क्यूई शोधन क्षेत्र में था। उनमें से अधिकांश प्रारंभिक अवस्था में थे, कुछ दुर्लभ मध्य अवस्था में थे और कुछ तो अंतिम अवस्था में भी थे। इससे लिन म्यू को पता चला कि कृषक वास्तव में कितने दुर्लभ थे। यहां तक कि इस तरह के बड़े शहर में भी संघनन के मूल क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं घूम रहा था। हालांकि लिन म्यू ने अनुमान लगाया था कि विवाह समारोह के लिए आमंत्रित शक्तियों के आने के बाद इसमें जल्द ही बदलाव आ जाएगा। जो लोग पास में हैं वे कल तक यहां पहुंच जाएंगे, जबकि अन्य को अधिकतम 3 दिनों में यहां पहुंचना चाहिए। चलते समय लिन म्यू की नज़र एक बड़ी और विस्तृत इमारत पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, आकर्षक विस्टेरिया मंडप। तो यह वह स्थान है जहां लेफ्टिनेंट वू टेंग अपना समय बिता रहे हैं। लिन म्यू बुदबुदाया, आह, क्या ये युवा स्वामी अंदर आना चाहेगा? डरो मत, हम काटते नहीं। हा, कामुक कपड़े पहने एक महिला बोली। वह कुछ अन्य समान कपड़े पहने महिलाओं के साथ मंडप के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और उसने लिन म्यू को इमारत को घूरते हुए देखा। जंगमी, पिछली बार आप पहले ही एक और ग्राहक ले चुके थे। अब मेरी बारी है। होठों पर गुलाबी रूज लगाए एक अन्य महिला ने कहा। वह आगे आए और लिन म्यू की बांह पकड़कर उसे अपनी भरपूर छाती पर दबा लिया। लिन म्यू के चेहरे पर शर्म फैल गई और वह घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और वह स्तब्ध रह गया। आहा, लगता है युवा स्वामी शर्मिला है। चिंता मत करो, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। ये बात उस महिला ने कही जो लिन म्यू से चिपकी हुई थी। फिर उसने लिन म्यू को आकर्षक विस्टेरिया मंडप में खींचना शुरू कर दिया, ये देखते हुए कि लिन म्यू उससे असहमत नहीं था। चारों ओर खड़ी अन्य महिलाओं ने लिन म्यू को चिढ़ाया और उसे मोहक नजरें दी क्योंकि उसे उनके पास से ले जाया गया था। इस बीच ज़ुकोन रिंग के अंदर हंस रहा था और लिन म्यू की प्रतिक्रिया को देखना बंद नहीं कर सका। आहा, कम से कम कुछ तो बोलो लिन म्यू। क्या तुम सचमुच अंदर जाना चाहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों का अनुभव करने की आवश्यकता है। ज़ुकोन ने ठहाकों के बीच बात की। सीनियर ज़ुकोन की आवाज़ सुनकर लिन म्यू अचंभित रह गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने सिर में किसी परिचित महिला की आवाज़ सुनी हो। लिन म्यू को याद रखें, महिलाएं कुटिल होती हैं और आपको धोखा देने की कोशिश करेगी। माँ तुम्हारे लिए एक अच्छी औरत ढूंढ लेगी, इसलिए तुम उनकी चालों में मत फंसना। आवाज़ बोली। तभी लिन म्यू ने अपनी माँ का कठोर चेहरा अपने सामने देखा। इससे उसके मन में उसके प्रति भय उत्पन्न हो गया। उसे याद आया कि अगर वह शरारती होता तो वह उसे अच्छी तरह पीटती। ओह, लिन म्यू ने कहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ओह, क्या यंग लॉर्ड कुछ विशिष्ट चाहता है? ये बहन आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। महिला बोली। लिन म्यू का रंग गहरा लाल हो गया और वह अब और टिक नहीं सका। महिला ने अचानक पाया कि उसका हाथ खाली था और लिन म्यू उसकी पकड़ से गायब हो गया था। हम, युवा स्वामी कहाँ गया? अध्याय 323 पैतृक मंदिर। लिन म्यू अब इसे और सहन नहीं कर सकता था और शर्मिंदगी उसे डुबोने की धमकी दे रही थी। अगर उसकी माँ की आवाज़ उसे उसके सिर के पीछे से परेशान नहीं करती तो वह भी उसे मार देती। अब और टिक न पाने और बोल न पाने के कारण लिन म्यू ने पलक झपकाकर उस महिला से दूर जाने का प्रयास किया जो उसे एल्योरेन विस्टेरिया मंडप में खींच रही थी। ये पूरी घटना इतने कम समय में घटित हुई थी कि महिला ने कुछ भी घटित होते नहीं देखा था और उसके लिए ऐसा लगा जैसे लिन म्यू हवा में गायब हो गया हो। और वह गायब हो गया। ओह, लिन म्यू ने राहत की सांस ली जब उन्होंने आकर्षक विस्टेरिया मंडप की ओर देखा। लगभग फंस गया। लिन म्यू बुदबुदाया। हा, ऐसा लगता है जैसे आपके पास अभी भी बड़े होने का समय है। ज़ुकोन फिर हंसा।
लिन म्यू ने सीनियर जुकोंग की चिढ़ाने वाली बातों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ चलने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह जाना चाहता था, पैत्रिक मंदिर। पैत्रिक मंदिर एक विस्तृत खुले चौराहे पर स्थित था और बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों से प्रार्थना करने के लिए यहां आते थे। अधिकांश लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी और वे केवल बाहर से प्रार्थना कर सकते थे। यह मंदिर आम लोगों के लिए केवल वार्षिक मंदिर उत्सव के दिन ही खोला जाएगा। वर्तमान में केवल कुछ प्रभावशाली लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और वहां प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर के करीब पहुंचने से पहले लिन म्यू को कौवे में ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। इस मंदिर पर उकेरे गए कुछ रून वास्तव में दाओ लिपि से हैं, जुकोंग ने कहा। लिन म्यू ने जितने भी पात्र देख और पढ़ सकते थे देखे और पाया कि उनमें से कुछ दाओ लिपि से थे, जबकि बाकी केवल सामान्य रून थे। मंदिर पर रून के रूप में पैतृक दोहे लिखे हुए थे, लेकिन जब लिन म्यू ने दाओ लिपि के पात्रों को पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वह मुश्किल से उनका अर्थ समझ पा रहे हैं। उसने इन्हें अभी तक नहीं सीखा था और इसलिए उनका पूरा अर्थ नहीं समझ सका। वरिष्ठ पात्रों का क्या मतलब है? लिन म्यू ने उत्सुकता महसूस करते हुए सवाल किया। ये पुनर्जन्म, पूजा, परिवार, सद्गुणों, भाग्य से संबंधित पात्र हैं, जुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू सीनियर जुकोंग की आवाज में अजीबता सुन सकता था और सोच रहा था कि क्या कोई समस्या है। वरिष्ठ, क्या मंदिर में कुछ गड़बड़ है? लिन म्यू ने पूछा। ये बताना कठिन है, लेकिन यह उतना पुराना नहीं लगता जितना दिख रहा है, जुकोंग ने उत्तर दिया। यह उतना पुराना नहीं है जितना दिखता है। क्या आपका मतलब यह है कि यह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक नया है? लिन म्यू ने पूछा। नहीं, बल्कि इसके विपरीत। भले ही इसकी सामग्री कुछ 100 साल पहले बनी हुई लगती हो, लेकिन पात्रों से जो आभा महसूस होती है वह अलग है। ये कहीं अधिक पुराना है, जुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने मंदिर को देखा और अपनी आत्मिक इंद्रिय से उसकी जांच की। पहले तो यह आसानी से दीवार तोड़कर आंतरिक हॉल में प्रवेश कर गया। वहां लिन म्यू ने सभी पैतृक पट्टिकाएं देखी जो स्थापित की गई थीं और सैकड़ों अगरबत्तियां जल रही थीं। तभी उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो मंदिर के कोने पर घुटनों के बल बैठा था। उसने उसे देखा और पाया कि वह एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी कोई साधना नहीं है। फिर भी लिन म्यू को अब मंदिर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लिन म्यू आगे देखना चाहता था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक समझ अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। यदि लिन म्यू और अधिक देखना चाहता था तो उसे करीब जाना होगा, जो वर्तमान में संभव नहीं था। लिन म्यू ने आगे देखा और मंदिर की सीमा पर खड़े पहरेदारों को देखा, जो किसी को भी पास नहीं आने दे रहे थे। अन्य गार्डों के विपरीत ये सभी गार्ड कृषक थे और उनमें से एक अंतिम चरण का क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र कृषक भी था। क्या आप पैतृक मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं? जुकोंग ने अचानक सवाल किया। लिन म्यू ने अपना सिर झुकाया और मंदिर के बारे में जो कुछ उसने पहले सुना था उसे याद करने से पहले थोड़ा सोचा। मैंने अपने पिता से जो सुना उसके अनुसार मंदिर और शहर लगभग 100 साल पहले बने थे। ये वास्तव में निर्मित होने वाली पहली इमारतों में से एक थी और तब से यह वैसी ही बनी हुई है, भले ही शहर में और अधिक इमारतें जोड़ दी गई हों। लिन म्यू ने उत्तर दिया। भले ही यह इमारत 100 साल पहले बनी हो, लेकिन जिस सामग्री से इसे बनाया गया है वह उससे भी पुरानी लगती है और इससे निकलने वाली आभा उससे भी पुरानी है। शायद 1000 साल से भी अधिक पुरानी, जुकोंग ने जवाब दिया। क्या हमें सीनियर के अंदर एक नज़र डालनी चाहिए? लिन म्यू ने पूछा। नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। शायद अगर हमें भविष्य में कोई अवसर मिले या जब हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प न हो, जुकोंग ने उत्तर दिया। यदि आप ऐसा कहते हैं, सीनियर, लिन म्यू बुदबुदाया। फिर वह टाइल वाले फर्श पर गया और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। खड़े होने से पहले लिन म्यू ने अपने वंशज माता पिता और दादा दादी से प्रार्थना की। दसियों लोग भी ऐसा ही कर रहे थे और उनमें से कुछ रोते भी दिख रहे थे जबकि अन्य भीख मांगते दिख रहे थे। तुमने मुझे अपने दादा दादी के बारे में नहीं बताया, जुकोंग ने लिन म्यू को उनसे प्रार्थना करते हुए देखकर दिलचस्पी से कहा। मैंने नहीं किया। अरे हाँ, लेकिन मेरे पास वास्तव में बताने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। मुझे उनके बारे में ज्यादा याद नहीं है क्योंकि उनका निधन काफी समय पहले हो गया था। मुझे लगता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब केवल मेरी दादी ही जीवित थी और मेरे दादाजी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। जब मेरे दादाजी की भी मृत्यु हुई तब मेरे पिता लगभग मेरी उम्र के थे। लिन म्यू बोला। मैं समझ गया, जुकोंग ने शांत स्वर में कहा। जुकोंग ने अपने शब्दों पर विचार किया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। क्या लिन म्यू का सचमुच कोई वंश हो सकता है?
मैं उसमें कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन शायद ये बहुत कमजोर है या मेरी समझ से परे है। लिन म्यू, जिन दादा दादी के बारे में आपने बात की, वे आपके दादा दादी हैं, है ना? तुम्हारी माँ के माता पिता के बारे में क्या? ज़ुकोंग ने सवाल किया। मैं नहीं जानता, लिन म्यू ने कहा। अध्याय 324 लॉकडाउन। इसके बाद लिन म्यू ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने नाना नानी से संबंधित कोई याद नहीं मिली। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपने माता पिता से अपने नाना नानी के बारे में भी नहीं पूछा था। मुझे लगता है मेरी माँ अनाथ थी। मेरे पिता उनसे शहर में मिले थे जब वह बगीचों में काम कर रही थी। लिन म्यू बोला। तो आप अपने नाना नानी के बारे में कुछ नहीं जानते? ज़ुकोंग ने पुष्टि मांगी। हाँ, मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं, लिन म्यू ने उत्तर दिया। इससे ज़ुकोंग के मन में गहरा विचार आया और उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें इसकी और अधिक जांच करनी चाहिए। लड़के का भाग्य अविश्वसनीय रूप से जटिल है और कर्म से उसका संबंध मुझे भी दिखाई नहीं देता है। मुझे नहीं पता कि यह अंगूठी के कारण है या कुछ और, लेकिन शायद इसका उसके परिवार से कोई संबंध है, ज़ुकोंग ने सोचा। ज़ुकोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर से आत्मा क्यूई की एक लहर निकलने लगी। ये वलय में फैल गया और आकाश में सभी स्थानिक ऊर्जाधारियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। 5 सेकंड बाद सब कुछ ठीक हो गया और सामान्य हो गया, सिवाय इसके कि ज़ुकोंग की आभा 20% तक गिर गई थी। आशा करते हैं कि मुझे कुछ परिणाम मिलेंगे, ज़ुकोंग ने मन ही मन सोचा। लिन म्यू को इस बात का पता नहीं था कि सीनियर ज़ुकोंग ने अभी कुछ किया है और वह शांतिपूर्वक पैतृक मंदिर से दूर जा रहा था। वह अब शहर के मेयर की जागीर की ओर जा रहा था। वह उस स्थान पर एक नज़र डालना चाहते थे जहां जल्द ही टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। शहर के मेयर की जागीर शहर के दक्षिणी भाग में स्थित थी और इस प्रकार वह उस स्थान से काफी दूर थी जहां लिन म्यू अभी था, क्योंकि सड़कों पर लोगों की संख्या के कारण वह वहां दौड़ नहीं सकता था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह किसी से टकरा जाएगा और फिर गार्ड इसमें शामिल हो जाएंगे। जागीर तक पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटा लगा और अंततः उसे उसका वास्तविक आकार देखने को मिला। दूर से देखने पर यह बड़ा लगता था, लेकिन पास से देखने पर यह बहुत बड़ा लगता था। लिन म्यू ने अनुमान लगाया कि जागीर की भूमि संभवतः पूरे जिले के क्षेत्र पर फैली हुई थी। ऐसा कुछ बनाने में कितना पैसा लगा होगा, लिन म्यू ने मन ही मन सोचा। उसने जागीर के चारों ओर चक्कर लगाया और बहुत सारे नौकरों को विवाह समारोह से पहले की घटनाओं की तैयारी करते देखा। लिन म्यू ने जो सुना था उसके अनुसार इसकी शुरुआत एक मार्शल टूर्नामेंट से होगी, फिर कविता, नृत्य, संगीत और कला होगी। आमंत्रित सभी अतिथियों के आनंद के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिर अंत में विवाह समारोह की व्यवस्था की गई। एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। अचानक जागीर के प्रवेश द्वार से गार्डों का एक समूह प्रकट हुआ और चिल्लाया। चारों ओर घूम रहे लोगों ने इसे सुना और आदेशों का पालन करने से पहले सतर्क हो गए। लिन म्यू पहले से ही सड़क के दूसरी ओर था, इसलिए उसे वास्तव में हिलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित हुआ। उसने जागीर की ओर देखा और देखा कि एक गाड़ी जागीर से बाहर लाई जा रही है। वह कौन है? क्या शुआंग कियान शहर के मेयर से पूछताछ नहीं हो रही है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। वह शहर के मेयर की पत्नी होनी चाहिए, एक यादृच्छिक व्यक्ति ने उत्तर दिया। लिन म्यू यह नहीं देख सका कि गाड़ी के अंदर कौन था, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर थी। उसने लोगों को धक्का दिया और अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके देखने के लिए करीब चला गया। उसकी आत्मिक इंद्रिय आसानी से गाड़ी की दीवारों में घुस गई और तभी उसने गाड़ी में एक अधेड़ उम्र की महिला को बैठे देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उससे गरिमा की भावना महसूस की जा सकती थी। लेकिन जैसे ही लिन म्यू की आध्यात्मिक भावना ने उसे छुआ, उसने इसे महसूस किया और सतर्क हो गई। वह एक कृषक भी है, एक चरम चरण क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र कल्टीवेटर, लिन म्यू ने सोचा और तुरंत अपनी आत्मा को वापस खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि वह गाड़ी से बाहर निकल पाता, मेयर की पत्नी ने अपनी आत्मा की शक्ति से उसे रोक लिया और उसका स्रोत ढूंढने की कोशिश करने लगी। वह उसका पीछा करती रही, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह उसकी सीमा से बाहर चला गया है। इसके बाद उसका चेहरा और भी चिंतित हो गया। इस बीच लिन म्यू उस क्षेत्र से चला गया, इस बात से अनजान कि उसने महिला को डरा दिया था। गार्ड्स! मेयर की पत्नी चिल्लाई। गाड़ी चलना बंद हो गई और गार्डों के एक समूह ने उसे घेर लिया। उनमें से एक, जो नेता लग रहा था, करीब आया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। क्या आपको कोई समस्या है मैडम? गार्डों के नेता ने सम्मानपूर्वक पूछा। मुझे लगा कि कोई किसान मुझ पर जासूसी कर रहा है, महिला बोली। अब चौंकने की बारी गार्डों की थी। लेकिन महोदया, हम सतर्क थे और हमें किसी के आने का आभास नहीं हुआ।
गार्ड बोला, मुझे पता है, लेकिन साधक की आत्मा की भावना काफी दूर से आई थी। महिला बोली, मैडम, आपका मतलब है? गार्ड लीडर ने उस वाक्य को गटक लिया। शहर में एक कोर कंडेंसेशन रियल्म कल्टीवेटर है। कोई चुपके से अंदर आ गया। महिला बोली, लेकिन मैडम, वे ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी कोर कंडेंसेशन रियल्म कल्टीवेटर एक सम्मानित अतिथि होगा जिसे सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। यदि वे आपसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें केवल इसका उल्लेख करना होगा। यहां तक कि मेयर भी इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गार्ड ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं जानता? महिला ने डांटा, और क्या कारण बचा है? तुम क्या सोचते हो, मूर्ख? एक जासूस। गार्ड को जब इसका एहसास हुआ तो वह बुदबुदाया, जाओ, मैं इस जिले को लॉकडाउन में रखना चाहता हूं। अगली सूचना तक शहर में प्रवेश और निकास बंद रहेगा। मैं पिछले 3 दिनों में शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूची चाहता हूं। गार्ड नेता ने दूसरों को आदेश दिया। हाँ नेता, गार्डों ने जवाब दिया और अपना काम करने चले गए। गाड़ी को पलट दिया गया और वह वापस जागीर में चली गई, जबकि आसपास के सभी लोग अभी अभी जो कुछ हुआ था उसके बारे में गपशप कर रहे थे। हालांकि लिन म्यू घटनास्थल से काफी दूर चला गया था और उसे नहीं पता था कि उसकी आकस्मिक जांच ने अब शहर के सभी गार्डों को सतर्क कर दिया है। वह अब उन सभी दुकानों पर जा रहा था जो उसे दिलचस्प लगी और वहां से सामान खरीद रहा था। अध्याय 325 जांच से बचना। लिन म्यू बहुत सारी चीजें खरीदने की योजना बना रहा था, जिनके बारे में उसे लगता था कि भविष्य में उसे उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वह अभी वही खरीद रहा था। हालांकि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी, बस ऐसी चीजें थीं जो उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती थीं। और चूंकि लिन म्यू अपनी अंगूठी में सब कुछ रख सकता था, इसलिए यह बेहद सुविधाजनक था। आप जानते हैं कि विशेष स्पिरिट उपकरण हैं जो घर के रूप में कार्य करते हैं। आप भविष्य में उनमें से एक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जुकोंग ने लिन म्यू को सभी चीजें खरीदते हुए देखने का सुझाव दिया। ओह, आपका मतलब असंख्य आयुध छत्र निवास जैसा है? लिन म्यू ने पूछा। खैर, यह एक बहुत ही चरम उदाहरण है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही। हालांकि यदि आप इस दुनिया में एक चाहते हैं तो ऐसा स्पिरिट टूल रिफाइनर ढूंढना कठिन होगा जो इसे बना सके। जुकोंग ने उत्तर दिया। आपका मतलब कठिनाई के कारण है? लिन म्यू ने सवाल किया। वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण है। यह वास्तव में अपमान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज नहीं है, विशेषकर इसलिए कि यहाँ के लोगों को इसका अनुभव न हो। हालांकि एक छोटा उपकरण उच्च श्रेणी के स्पिरिट टूल के समान श्रेणी का होना चाहिए। जुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू को यह बात बहुत पसंद आई और वह सोचने लगा कि क्या उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उसके लिए ये काम कर सके। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि यद्यपि उसके पास बहुत सारा सोना था, परंतु उसके पास उतने आत्मिक पत्थर नहीं थे। मुझे स्पिरिट स्टोन लेने होंगे, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू के पास निश्चित रूप से अन्य चीजें भी थीं जिनकी कीमत बहुत सारे स्पिरिट स्टोन के बराबर थी, लेकिन वह उन्हें बेच नहीं सकता था। वे उसके लिए बहुत उपयोगी थे, जैसे गोलियां और उपकरण जो उसके पास पहले से ही थे। लेकिन उसके पास कुछ चीजें थीं जिन्हें वह बेच सकता था, जैसे कि उसके पास मौजूद स्पिरिट सेब। अब तक उनके पास स्पिरिट सेबों का स्टॉक काफी बड़ी मात्रा में पहुंच चुका था और क्यूई शोधन क्षेत्र के चरम चरण में पहुंचने के बाद से उनकी वृद्धि दर भी बढ़कर प्रतिदिन 7 सेब हो गई थी। वह जानता था कि कर्म के बगीचे में उगने वाले आत्मिक सेब बगीचों में उगने वाले सेबों से बेहतर गुणवत्ता के होते हैं और इसलिए उनका मूल्य अधिक होना चाहिए। मुझे ये देखने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए कि उनकी कीमत कितनी है। ये वुलिम शहर है, इसलिए अगर मैं स्पिरिट सेब भी बेच दूं तो भी इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लिन म्यू ने खुद से कहा। लिन म्यू ने 7वें स्टोर से खरीदारी पूरी ही की थी कि उसने देखा कि किसी कारणवश मार्ग अवरुद्ध हो गया था। उनके चारों ओर और बाहर लोगों की भीड़ खड़ी थी। वह कुछ गार्डों को खड़े देख सकता था। यहाँ क्या हो रहा है? लिन माई ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा। हम भी नहीं जानते। गार्डों ने पूरे जिले को लॉकडाउन कर दिया है और जब तक वे अपनी पहचान सत्यापित नहीं कर लेते तब तक कोई भी वहां से नहीं जा सकता। जाहिर है वे विशेष रूप से कृषकों की जांच कर रहे हैं, व्यक्ति ने कहा। फिर भी क्यों? लिन म्यू ने आगे पूछा। केवल गार्ड ही जानते हैं और वे हमें नहीं बताएंगे। वे बस हमें उनके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसके बगल में खड़े एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने सिर हिलाया और महसूस किया कि शायद कोई घटना घटी थी। उसने अपनी आत्मिक समझ को बढ़ाया और आसपास के सभी निकास मार्गों की जांच की, लेकिन पाया कि वहां भी यही हो रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि सभी रक्षक साधक थे और वास्तव में साधक की जांच करने के लिए आत्मिक इंद्रिय का प्रयोग कर रहे थे।
जैसे ही लिन म्यू ने ये देखा, उसने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली और उसे पता चल गया कि वह यहाँ अपनी पहचान उजागर नहीं होने दे सकता। यद्यपि उन्हें अधिकार पत्र दिया गया था जिसका वे प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि इसका प्रयोग केवल आपातकालीन समय में ही करना बेहतर होगा। चूंकि उसके पास अभी भी उनसे बचने का अवसर था, इसलिए उसने ऐसा करना चुना। आखिरकार लिन म्यू के कौशल के साथ ऐसा करना काफी आसान था। उन्होंने शीघ्र ही एक उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया जहां से वे ब्लिंक का उपयोग करके इमारतों की छत तक पहुंच सकते थे। चूंकि शहर की इमारतें और घर काफी करीब से भरे हुए थे, इसलिए लिन म्यू के लिए यह आसान था। लेकिन फिर छत पर पहुंचकर वह अचानक लेट गया। अरे, क्या छत पर भी गार्ड तैनात हैं? लिन म्यू ने शाप दिया। बेशक वे ऐसा करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे मूर्ख होंगे, है ना? एक अपराधी साधक आसानी से इमारतों पर चढ़ सकता है, ये भागने का सबसे स्पष्ट रास्ता होगा। ज़ुकोन बोला। लिन म्यू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस नीचे आ गया। यहां तक कि छतों पर भी बहुत अधिक सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और वह जानता था कि पलक झपकते ही उसके पकड़े जाने की पूरी संभावना है और उसे नहीं लगता था कि फेड यहां उतना प्रभावी होगा क्योंकि इमारतें काफी घनी थीं। लगता है इस बार मुझे सही रास्ते पर जाना होगा। मैं यहां आने के दिन अनावश्यक रूप से परेशानी पैदा नहीं करना चाहता, लिन म्यू ने खुद से कहा। लिन म्यू ने अधिकार की रिट निकाली और उसे सही समय पर दिखाने के लिए अपनी आस्तीन में डाल लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके ऐसा मार्ग ढूंढा जिसमें सबसे कम लोग हों। भले ही गार्डों को पता था कि वह एक कृषक था, लिन म्यू नहीं चाहता था कि अन्य आम लोगों को ये पता चले। आखिरकार लोगों को गपशप करना पसंद था और कौन जानता था कि किसके होंठ इसे कहां ले जाएंगे और इसे किस में बदल देंगे। लेकिन जैसे ही लिन म्यू ऐसा कर रहा था, उसे अचानक एक रास्ते के नीचे कुछ महसूस हुआ। एक और गुफा। लिन म्यू आश्चर्य से बुदबुदाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां भी गुफाएं होंगी। ज़ुकोन ने सुझाव दिया, ये सीवर प्रणाली हो सकती है। एक सीवर प्रणाली? वह क्या है? लिन म्यू ने पूछा। ज़ुकोन। लिन म्यू को इसका कारण तो नहीं पता था, लेकिन ये प्रश्न पूछने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। आप नहीं जानते कि सीवर प्रणाली क्या है? ज़ुकोन ने आशंका के साथ पूछा। मैं जानता हूं कि सीवर क्या है, लेकिन यह नहीं जानता कि सीवर प्रणाली क्या है, लिन म्यू ने उत्तर दिया। ज़ुकोन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन फिर उसे उत्तरी शहर और यहां तक कि इस शहर की स्थिति याद आ गई। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में यहाँ सतह स्तर के सीवर थे जो केवल बड़े पत्थर की टाइलों से ढके हुए थे। मैं भूल गया कि यह कैसी दुनिया है। अध्याय 326 प्रून्स। इसके बाद ज़ुकोन ने लिन म्यू को संक्षेप में समझाया कि सीवर प्रणाली क्या है। ओह हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उनके बारे में सुना है। साम्राज्य की राजधानी को इतनी बारिश से पानी निकालना पड़ता है, लिन म्यू बोला। कम से कम ये दुनिया इतनी पिछड़ी नहीं है, ज़ुकोन बुदबुदाया। लेकिन फिर भी सीनियर, यह अजीब बात है कि यहाँ गुफाएं भी हैं, लिन म्यू ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने चारों ओर देखा और पाया कि वास्तव में यहाँ काफी गुफाएं थीं। हालांकि उनमें से अधिकांश जमीन में लगभग 10 से 30 मीटर गहरे थे। यहाँ तक कि जमीन के घनत्व के कारण उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां भी मुश्किल से उन तक पहुंच पा रही थीं। यदि यह हाल ही में मजबूत नहीं हुआ होता तो शायद उसने इसकी खोज भी नहीं की होती। इस प्रकार लिन म्यू ने इन गुफाओं का लाभ उठाने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने एक उपयुक्त स्थान ढूंढा जो लोगों से छिपा हुआ था और उसके नीचे एक गुफा भी थी। इसके लिए लिन म्यू को जिले के दूसरी ओर जाना पड़ा, लेकिन इससे उन्हें मेयर की जागीर के आसपास बढ़ी हुई सुरक्षा देखने का भी मौका मिला। वहां से गुजरते हुए आखिरकार उन्होंने यहाँ के लोगों से सुना कि क्या हुआ था। तो यह मेरी गलती थी, लिन म्यू शर्मिंदगी से बुदबुदाया। ऐसा तब होता है जब आप लापरवाही से आध्यात्मिक समझ वाले लोगों की जांच करते हैं। शुक्र है कि आपकी आध्यात्मिक समझ इतनी लंबी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों था, ज़ुकोन ने चेतावनी दी। अपना सबक सीखने के बाद लिन म्यू को एक उपयुक्त स्थान मिला जो दोनों शर्तों को पूरा करता था। इसके बाद उन्होंने तीसरे कौशल चरण का उपयोग किया और जमीन में धंसना शुरू कर दिया। यह उसके लिए एक अजीब अनुभूति थी, क्योंकि जब वह आमतौर पर कौशल का उपयोग करता था तो वह जमीन में नहीं जाता था। इस बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मोटी मिट्टी में धंस रहा है, जो वास्तव में ऐसा ही था। एक तरह से कुछ सेकंड बाद लिन म्यू गुफा की छत से गिरकर गीले फर्श पर गिर गया। खांसी, ये कैसी गंध है, लिन म्यू ने कहा। अपनी सांस रोको, ये हवा जहरीली या कम से कम बासी हो सकती है, ज़ुकोन ने चेतावनी दी।
लिन म्यू ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और चारों ओर रास्ता ढूंढने लगा। लिन म्यू के लिए अब 5 मिनट से अधिक समय तक अपनी सांस रोकना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जागते समय उन्हें एक और समस्या का पता चला, हवा में धुएं के कारण उनकी आंखें जलने लगी थीं। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बुरा लगता है। हालांकि यहाँ की हवा इतनी खराब नहीं होनी चाहिए कि आपकी आंखों को चोट पहुंचे, जब तक कि यहाँ कुछ सड़ न रहा हो, ज़ुकोंग ने कहा। लिन म्यू ने इसे थोड़ा सूंघा और महसूस किया कि यह वास्तव में हवा में सड़ती हुई गंध थी। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का अनुसरण किया और सबसे तेज रास्ता खोजने की कोशिश की। वह अपनी आत्मिक इंद्रिय का प्रयोग करके जमीन की सतह पर देख रहा था कि उसे कहाँ जाना है। यहाँ तक कि जो रास्ता उसने ऊपर से देखा था वह भी उस रास्ते से सटीक रूप से मेल नहीं खाता था जिसे वह यहाँ देख रहा था। ऐसा लगता है कि गहराई में अंतर के कारण मुझसे गलती हुई, लिन म्यू ने सोचा। फिर भी लिन म्यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह खतरे में है, क्योंकि अगर उसे वास्तव में कोई समस्या होती तो वह तुरंत सतह पर आने के लिए बस चरण और पलक झपका सकता था। वूश! 1 मिनट तक चलने के बाद लिन म्यू को अपने चेहरे पर हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा यहाँ! लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। बाकी हवा के विपरीत, हालांकि इसमें सड़ी हुई गंध भी थी, लेकिन यह उतनी तेज नहीं थी और इससे उसकी आंखों में जलन भी नहीं हुई। ज़ुकोंग ने सुझाव दिया, आपको उस रास्ते पर जाना चाहिए, ये संभवतः एक खुले रास्ते की ओर ले जाता है। लिन म्यू ने अपने दिमाग में मौजूद मानचित्र से इसकी जांच की और पाया कि यह सुरंग जिस दिशा में जा रही थी वह जिले के ठीक मध्य से होकर गुजर रही थी। तो क्या ये जागीर के ठीक नीचे से नहीं गुजरता? लिन म्यू ने अनुमान लगाया। ट्रिकल! लिन म्यू आगे बढ़ता रहा और जल्द ही पानी की आवाज उसके कानों में पड़ी। हम पानी! बेशक 3 नदियां शहर में पहुंचने पर जमीन में प्रवेश करती हैं, लिन म्यू ने कहा। हवा संभवतः किसी कुएं से आ रही है। यदि आप पानी का अनुसरण करेंगे तो आपको तेजी से उपयुक्त रास्ता मिल जाएगा। वहां हवा भी अच्छी होनी चाहिए, ज़ुकोंग बोला। लिन म्यू ने सिर हिलाया और इस रास्ते पर चल दिया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उसने पाया कि हवा साफ हो रही है और सांस लेने लायक हो रही है। ये बहुत बेहतर है, लिन म्यू बुदबुदाया। जल्द ही उसे भूमिगत नदी मिल गई और उसने बहता पानी देखा। गल्प! लेकिन पानी की ताकत देखकर उसे पता चल गया कि उसे सावधान रहना होगा, एक गलत कदम और वह पानी में गिर सकता है। वहां चलने के लिए एक बहुत ही संकरी जगह थी जिस पर लिन म्यू ने यात्रा की और जल्द ही पहला रास्ता देख लिया। खुले स्थान से एक रस्सी भी लटक रही थी। यह एक कुआं है, ठीक है, लिन म्यू बुदबुदाया। कुएं से लिन म्यू अपनी आत्मा को बाहर निकलने दे सकता था और चारों ओर देख सकता था। ओह लानत है, मैं जागीर के ठीक अंदर हूं, लिन म्यू को एहसास हुआ। लिन म्यू के ऊपर जो कुआं था वह हवेली के बगीचे में खुल गया। वह कुछ गार्डों को इधर उधर गश्त करते हुए भी देख सकता था और ये उन अन्य गार्डों से भी अधिक शक्तिशाली थे जिन्हें उसने बाहर देखा था। उनमें से सबसे कमजोर भी क्यू शोधन क्षेत्र के अंतिम चरण में है। वास्तव में उनके पास बहुत सारे लोग हैं। हालांकि यदि उनके पास वास्तव में इतनी संख्या में लोग हैं तो उन्हें कुछ शहरों को भी सौंप देना चाहिए, तब हमारे यहाँ पहले जैसी घटनाएं नहीं होती, लिन म्यू ने शिकायत के साथ कहा। मामले को एक तरफ रखकर वह रास्ते पर चलता रहा, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अप्राकृतिक महसूस हुआ। ये कैसा एहसास है? लिन म्यू को आश्चर्य हुआ। उसके पास की एक सुरंग से एक विशेष प्रकार की आभा आ रही थी जो काफी अप्रिय थी। हालांकि यह पूरी तरह से घृणित नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे सहज महसूस नहीं हुआ। उसने उत्सुकता से इसे अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया और कुछ खोजा। क्या वे रून हैं? लिन म्यू ने खोज की। रून से आपका क्या मतलब है? ज़ुकोंग ने लिन म्यू के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा। वहां उसने दीवारों पर रून्स खुदे हुए देखे। उनमें से अधिकांश फीके पड़ गए थे और कुछ फर्श पर पड़ी धूल और बजरी के साथ टूट गए थे। अध्याय 327 सुरंगें। ज़ुकोंग ने रूनों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की लेकिन पाया कि उनमें से अधिकांश का कोई खास मतलब नहीं है। उनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके थे और इसलिए उन्हें अब पढ़ा नहीं जा सकता था। लिन म्यू ने भी इसे पढ़ने की कोशिश की और केवल कुछ बुनियादी शब्द ही समझ पाए। लेकिन तब भी वह जो असहज भावना महसूस कर रहा था वह खत्म नहीं हो रही थी और अभी भी वैसी ही थी। समाधान के बारे में सोचते हुए लिन म्यू ने हृदय को शांत करने वाले सूत्र का जाप करना शुरू कर दिया और कुछ सेकंड बाद उन्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। असहज भावना अब उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। आइए देखें कि यहाँ क्या है। अगर यह मुझे ऐसा महसूस करा सकता है तो कुछ होना तय है, लिन म्यू ने आगे बढ़ने से पहले कहा। कुछ मिनट बाद उसे फिर से हवा में दुर्गंध की गंध महसूस हुई।
उसने देखा कि वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां सुरंग कई भागों में विभाजित हो गई है। उनमें से एक शाखा आकार में सबसे बड़ी थी और असुविधा का एहसास भी दे रही थी, जबकि दूसरी शाखा में से एक शाखा ऐसी थी जहां से दुर्गंध आ रही थी। शेष सुरंगों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसे वे विशेष रूप से अनोखी नहीं लगी। हम सबसे पहले किस ओर जाएं? लिन म्यू ने सवाल किया। हम चलो उस पर चलते हैं जो सबसे बड़ा है। लिन म्यू ने कुछ क्षणों बाद निर्णय लिया। लिन म्यू आगे बढ़े और देखा कि दीवारों में जो रून उकेरे गए थे वे पिछले हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक खराब थे। उसने दीवारों को छुआ और महसूस किया कि वे उस असहज आभा में डूबी हुई थीं। लेकिन तब भी इसका मुख्य स्रोत काफी आगे था। सुरंग के अंत तक पहुंचने में उन्हें लगभग 5 मिनट लगे। यहीं पर असहज आभा सबसे प्रबल थी, जो उस समय की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी जब उसने इसे पहली बार महसूस किया था। लेकिन अब लिन म्यू आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि उसके सामने एक बड़ी दीवार थी। इस दीवार पर रून भी खुदे हुए थे जो समय के साथ खराब हो गए थे। अब क्या? लिन म्यू ने पूछा। उसने दीवार को छुआ और उसके पीछे की असहज आभा को महसूस कर सका। उसने अपनी आत्मा की भावना से दीवार की जांच करने की कोशिश की और महसूस किया कि वह इसे 1 इंच से अधिक नहीं भेद सकता। ऐसा लगता है जैसे ये किसी प्रकार का द्वार है। लेकिन इस पर उकेरे गए रूनों को देखकर लगता है कि समय के कारण इसके खुलने का तंत्र भी टूट गया है। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने दीवार की ओर देखा और वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने तीसरे कौशल चरण की शुरुआत की और आगे बढ़ गए। धप! आउच! लिन म्यू ने झिझकते हुए कहा। लिन म्यू टक्कर से पीछे हट गया और अपना सिर रगड़ने लगा। उसने अपने हाथों की ओर देखा और पाया कि वे अभी भी धुंधले थे। उसने अपने हाथों से दीवार को छुआ और पाया कि वे उसमें से घुसने में असमर्थ हैं। लेकिन कैसे? लिन म्यू को उलझन महसूस हुई। ऐसा लगता है कि दीवार के पीछे कोई अवरोध या कोई अन्य चीज है जो इसकी सुरक्षा कर रही है। ये संभवतः रक्षात्मक तंत्रों में से एक है और मुख्य तंत्र का हिस्सा था, लेकिन गेट को नियंत्रित करने वाला तंत्र समय के साथ नष्ट हो गया है। लेकिन जिस तरीके से गेट बनाया गया था उसके कारण यह अभी भी अवरुद्ध है। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। हार की आह भरते हुए लिन म्यू ने कोई और विचार सोचा। उन्हें चौथे कौशल फेड का उपयोग करने का विचार आया, लेकिन वे जानते थे कि यह जोखिम भरा था। उसे पता नहीं था कि उसके सामने क्या है और अब चूंकि उसकी आत्मिक इंद्रिय भी उससे भेद नहीं सकती थी, इसलिए वह उस विधि का उपयोग नहीं कर सकता था जिसका उसने पहले उपयोग किया था। यदि वह इस कौशल का उपयोग भी कर लेता तो भी वह दीवार को पार करने में सक्षम तो होता, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह किस प्रकार की जगह पर पहुंच जाएगा। कौन जानता है कि इसके पीछे किस तरह का जाल था, या फिर वहां कुछ भी नहीं हो सकता था और उसका पूरा प्रयास व्यर्थ हो सकता था। बाद में वापस आना बेहतर है क्योंकि हम इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। अभी भी कुछ अन्य सुरंगें हैं जिनकी आपने जांच नहीं की है, शायद वहां कोई वैकल्पिक रास्ता हो। ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन म्यू ने इस पर विचार किया और पाया कि जोखिम न लेना ही बेहतर है। वह इधर उधर घूमता रहा और उस स्थान पर वापस चला गया जहां सुरंग अन्य सुरंगों में विभाजित हो गई थी और फिर उसने एक और सुरंग चुनी। वह आगे बढ़ गया और जल्द ही एक और गतिरोध पर पहुंच गया। इस बार उसके सामने की सुरंग ढह गई थी और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लिन म्यू ने अपनी आत्मिक इंद्रिय का प्रयोग किया और पाया कि वह आसानी से उसमें प्रवेश कर जाती है। लेकिन अपनी सारी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करने के बाद भी वह इसके पीछे कोई रास्ता नहीं खोज सका। मलबे ने इसके पीछे की पूरी सुरंग को ढक लिया था। अब यहाँ लिन म्यू अपने तीसरे कौशल चरण का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा। वह विभाजन के स्थान पर वापस गया और अन्य सुरंगों की जांच की। उनमें से लगभग सभी को अलग अलग तरीकों से ब्लॉक भी किया गया। कुछ पिछले वाले की तरह ढह गए, कुछ बस एक दीवार में समाप्त हो गए, जबकि कुछ पानी से भर गए। लिन म्यू अब फिर से दोराहे पर खड़ा था और उस आखिरी सुरंग को देख रहा था जिससे वह नहीं गुजरा था। ये वह सुरंग थी जो दुर्गंध से भरी हुई थी और लिन म्यू को उसमें जाने की सबसे कम इच्छा थी। फिर भी बीच रास्ते में हार नहीं मानना चाहता था। उसने अपने दांत पीस लिए और अंदर चला गया। ये सुरंग किसी भी अन्य सुरंग से अधिक गहरी थी और सबसे खड़ी भी थी। ये सुरंग नीचे की ओर जा रही थी और लिन म्यू जितना अधिक अंदर चला गया, उसे सांस लेने में उतनी ही कठिनाई होने लगी। बदबू एक बार फिर उसकी आंखों को जला रही थी और उसने अपनी सांस रोकने का फैसला किया। लिन म्यू किसी भी अन्य सुरंग की तुलना में लगभग दोगुनी दूरी तक चला था और अंततः उसने एक बदलाव देखा।
उसके सामने एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया और सुरंगें एक खुली गुफा में जाकर समाप्त हो गईं। ये वह स्थान था जहां सबसे अधिक बदबू आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ महीनों से लाशें सड़ रही थीं और एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहाँ की स्थिति बहुत भयावह थी, से अवरुद्ध थी। उन्होंने कौशल चरण का उपयोग करने की कोशिश की लेकिन इससे गुजर भी नहीं सके। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उस गेट के पीछे जो कुछ भी था उससे होकर हम जिस पहली सुरंग से गुजरे थे वह भी इसी दीवार के पीछे है। रक्त का स्रोत भी उसी स्थान से था, लिन म्यू ने अनुमान लगाया। मेरे दिमाग में केवल एक ही बात आती है, लिन म्यू। रक्त बलिदान। अध्याय 329 अपराधी कौन है। जुकोन के शब्दों ने लिन म्यू के दिमाग के दांतों को घुमा दिया और सब कुछ जुड़ने लगा। अपराधी गुफाओं में छिपे हुए हैं, वे आसानी से गायब हो जाते हैं। भाड़े के सैनिकों का अपहरण, क्षेत्र में हर जगह गुफाओं की उपस्थिति जिसके बारे में लगभग किसी को जानकारी नहीं थी। इसके बाद लिन म्यू ने दीवारों पर उकेरे गए सभी रूनों को देखा और महसूस किया कि ये सभी प्राचीन होने चाहिए थे और अनगिनत वर्षों से यहाँ मौजूद हैं। तब उन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक का एहसास हुआ। ये बात बहुत ही संदिग्ध लग रही थी कि गुफाओं के बारे में शायद ही किसी को पता था। कम से कम शहर में कुओं की देखभाल करने वाले लोगों को तो इनके बारे में पता होना चाहिए था, और अगर उन्हें पता होता तो सामान्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाता। जैसे जैसे लिन म्यू की विचारधारा आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। वह जानता था कि जिस तरह का गाढ़ा कीचड़ बना था, उससे मूल रूप से मौजूद रक्त की मात्रा काफी बढ़ी रही होगी। उसने कीचड़ पूल की गहराई की जांच की और वह और भी हैरान रह गया। कीचड़ पूल के ऊपर ये 50 मीटर से अधिक गहरा है। लिन म्यू बोला। अब जुकोन भी इस बात को लेकर चिंतित हो रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि इतने बड़े पुल को भरने के लिए आवश्यक रक्त की मात्रा आसानी से प्राप्त नहीं होगी। जुकोन ने कहा, लिन म्यू, मुझे नहीं लगता कि यह सब खून है। ऐसा नहीं है। तो फिर यह क्या है? लिन म्यू ने पूछा। जुकोन ने उत्तर दिया, मैं जो विधि बताता हूं उसका उपयोग करें और स्वयं इसका परीक्षण करें। इसके बाद उन्होंने लिन म्यू को एक छोटी सी तकनीक दी जो वास्तव में शोधन कौशल का हिस्सा थी। लिन म्यू को इसे सीखने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि इसके अधिकांश चरण ट्रंक फेस्ड गाय की रक्त रेखा के परिशोधन के लिए अपनाए गए चरणों के समान थे। लिन म्यू ने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया और हवा में कुछ रून बनाए। उसने अपने हाथों से कुछ सीलें बनाई और पूल से थोड़ी मात्रा में कीचड़ तैरता हुआ आया। यह उस संरचना में प्रवेश कर गया जिसे रून्स ने बनाया था और धूल में बदलने और नष्ट होने से पहले हिल गया। लेकिन इसके बाद संरचना का गठन करने वाले रून भी बदल गए और फिर लिन म्यू के सिर में प्रवेश कर गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर एक परेशान भाव प्रकट हुआ। आप सही थे, सीनियर। ये सिर्फ खून नहीं है, बल्कि पूरा शरीर उनके साथ मिला हुआ है। इसमें न केवल मानव रक्त है, बल्कि बहुत सारा पशु रक्त भी है। वास्तव में इसका अधिकांश भाग जानवरों के खून से बना है, लिन म्यू ने सूचित किया। जैसा मैंने सोचा था, वे रक्तसार से भरपूर तरल पदार्थ तैयार करने के लिए शवों और रक्त को एक निश्चित अनुपात में परिष्कृत करने के लिए एक निश्चित शोधन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वे रक्तसार को अवशोषित करते हैं जबकि बाकी को अपशिष्ट के रूप में त्याग देते हैं, जुकोन ने समझाया। ये सुनकर लिन म्यू का गुस्सा भड़क गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत करने के लिए तुरंत फिर से शांत हृदय सूत्र का जाप किया। वह जानता था कि यह बेवजह गुस्सा होने का सही समय नहीं है और यह पता लगाना बेहतर विकल्प होगा कि क्या हो रहा है। हमें थोड़ा अन्वेषण करना चाहिए और जांचना चाहिए कि अन्य गुफाओं में क्या मौजूद है। यदि यह अवरुद्ध भी हो तो भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा इतने सारे जानवरों की लाशें आसानी से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए थीं, जिसका मतलब है कि मेयर निश्चित रूप से पूरी चीज का हिस्सा है। लिन म्यू ने ठंडे स्वर में कहा, यह बात तो सही है। सबसे पहले उसने अपने लिए जानवरों का शिकार करने के लिए भाड़े के सैनिकों को नियुक्त किया और फिर रक्त बलिदान में योगदान देने के लिए उन्हें भी मार डाला। लेकिन इससे हमारे सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है। अगर मेयर इसमें शामिल हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके बेटे भी इसमें शामिल हैं? जुकोन ने कहा। लिन म्यू भी इसी प्रश्न के बारे में सोच रहा था और इसने उसे दुविधा में डाल दिया था। हे कोर की कार्रवाइयों से यह स्पष्ट था कि वे पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ थे और वे निश्चित रूप से उनसे परेशान थे। वो ये कि मेयर के प्रति नापसंदगी भी काफी स्पष्ट थी और लिन म्यू को इसके बारे में जो पता था उसके अनुसार मेयर ने हमेशा अपने छोटे बेटे के अस्तित्व को पीछे रखा था। अधिकांश लोगों को मेयर के छोटे बेटे का नाम भी नहीं पता था, जिससे पता चलता है कि उनके बीच कुछ संघर्ष था। लेकिन भले ही यह निश्चित था कि वो ही मेयर के साथ शामिल नहीं था,
इसका मतलब यह नहीं था कि लिन म्यू उससे आसानी से यह बता सकता था। अंत में वे अभी भी पिता और पुत्र थे। खून पानी से भी गाढ़ा था। कौन जानता था कि अंत में उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा या नहीं। बूढ़े आदमी जिंग वी और डुआन के को इस समय यहाँ होना चाहिए था, ये बेहद मददगार होता। लिन म्यू बुदबुदाया। जुकोंग ने लिन म्यू की बातें सुनी और जान गया कि वे सच थीं। उनके अस्तित्व ने निश्चित रूप से उनके लिए इसे बहुत आसान बना दिया होगा। सीनियर जुकोंग, आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे उस स्थान की जांच जारी रखनी चाहिए या नहीं? लिन म्यू ने निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ महसूस करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। जो भी हो, वे निश्चित रूप से मजबूत होंगे। उन्होंने जितने कृषकों और जानवरों की बलि दी है, वह उन्हें नवजात आत्मा क्षेत्र में धकेलने के लिए पर्याप्त होगा, कम से कम यदि वे क्यूई शोधन क्षेत्र के कृषक होते। एक और बात जो हम जानते हैं कि महापौर मुख्य संघनन क्षेत्र में है और पिछले कुछ वर्षों से ऐसा ही है। यही बात उनके दोनों बेटों के लिए भी है, वे भी संघनन के दायरे में हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें रक्त बलिदान का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उन्हें तीसरा पक्ष बनना चाहिए। जुकोंग ने उत्तर दिया। जहां तक सभी जानते हैं, मेयर के पास अपनी पत्नी और 2 बेटों के अलावा कोई परिवार नहीं है। वह लगभग 40 वर्षों से वुलिम शहर के मेयर भी हैं। लिन म्यू ने कहा। इससे पहले मेयर कौन थे और वू शुन मेयर कैसे बने? जुकोंग ने थोड़ा सोचने के बाद सवाल किया। अध्याय 330 गुप्त स्थान ढूंढना। लिन म्यू ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि इससे पहले उन्हें नहीं पता था कि मेयर कौन है। मैं सीनियर को नहीं जानता, लिन म्यू ने उत्तर दिया। तो शायद हमें यही पता लगाना होगा। यह अपराधियों की पहचान की कुंजी हो सकती है, जुकोंग ने कहा। लिन म्यू ने सिर हिलाया और सुरंग से बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। यहाँ उसके लिए सांस लेना पहले से ही थोड़ा कठिन होने लगा था और वह समझ गया कि हवा पतली हो रही है। इस क्षेत्र को पुनः सांस लेने योग्य बनने में कुछ समय लगेगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कीचड़ का पूल शायद हवा को फिर से गंदा कर देगा और उसे फिर से पहले की तरह वही बात दोहरानी पड़ सकती है। रुको, दुर्गंध सिर्फ यहीं से नहीं थी, है ना? मैं नदी के उस पार भी इसकी गंध महसूस कर सकता था, जहां हवा ताज़ा थी। दुर्गंध वहां समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन सुरंगों में अभी भी कुछ दुर्गंध थी। लिन म्यू ने सोचा। वरिष्ठ, मुझे लगता है कि यह एकमात्र कीचड़ पुल नहीं है और वे उनमें से अधिक हैं। अन्यथा अन्य सुरंगों में हवा इतनी खराब नहीं होती। लिन म्यू ने अपनी चिंता व्यक्त की। ऐसा लगता है कि यह संभव है, जुकोंग ने स्वीकार किया। लिन म्यू जल्द ही सुरंग के अंत तक पहुंच गया और नदी की आवाज फिर से सुनी जा सकी। वह उसका पीछा करता रहा और दूसरी शाखा पर पहुंच गया जहां गहरी ओर जाने वाली एक बड़ी सुरंग थी। लिन म्यू ने वहां उकेरे गए रून भी देखे और उससे निकलने वाली असहज भावना भी देखी। जुकोंग ने कहा, ऐसा लगता है जैसे आपको दूसरा मिल गया है। लिन म्यू अंदर गया और देखा कि यह पहले की तरह ही कई शाखाओं में विभाजित हो गया था, लेकिन इसमें पहले की तुलना में कम था। एक बड़ी सुरंग थी जिसके अंत में एक बड़ा गेट था जो अगम्य था और एक अन्य सुरंग थी जिसमें कीचड़ का तालाब था। लिन म्यू ने अपने मन में स्थान की तुलना की और महसूस किया कि यह स्थान पिछले स्थान से थोड़ा उत्तरी दिशा में था। वह सटीक दिशा नहीं बता सका क्योंकि उसकी आत्मा इस गहराई पर सतह तक पहुंचने में असमर्थ थी। लिन म्यू वापस लौटा और नदी के किनारे किनारे चलने लगा, लेकिन उसे नदी के किनारे फैले हुए और अधिक खुले स्थान तथा बाहर निकलने वाली सुरंगें मिलीं। कुल मिलाकर उन्हें लगभग 5 और कीचड़ पुल और 5 बंद द्वार मिले जिनमें बाधाएं थीं। रास्ते में वह ये भी देख पाया कि नदी का एक घुमावदार रास्ता था जिसके चारों ओर वह बहती थी, और इस रास्ते के चारों ओर सुरंगें बनाई गई थीं। ये कुएं लिन म्यू के लिए विशेष रूप से सहायक थे, जिससे उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि सुरंगों की तुलना सतह से कहाँ की गई है। आखिरकार वह पूरी नदी पर चल चुका था और एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह आगे नहीं बढ़ सकता था। नदी एक भूमिगत रास्ते में प्रवेश कर गई थी जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था और वह वहां चल नहीं सकता था। इस प्रकार वह वापस गया और उन्हें छोड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढा। वह पहले ही उस जिले से काफी आगे निकल चुका था जहां से वह जाना चाहता था और अब 3 जिले दूर था। उन्होंने सतह के सबसे निकट वाले स्थान को पार किया और फिर ऊपर चढ़ने के लिए ब्लिंक और फेस के संयोजन का उपयोग किया। लगभग 1 मिनट बाद वह बाहर एक पेड़ के किनारे खड़ा था। लिन म्यू ने भूमिगत होकर लगभग 3 घंटे बिताए थे और विपरीत दिशा में आने के लिए पूरे शहर को पार कर गया था। अब यहाँ कुओं की जांच करनी है और अवरुद्ध क्षेत्र के स्थान का पता लगाना है। लिन म्यू बुदबुदाया। इसके बाद लिन म्यू ने ये देखने के लिए अपनी यात्रा शुरू की कि शहर में कौन से कुएं कहाँ स्थित हैं।
यद्यपि उसने उन्हें अंदर से देखा था, परंतु वह केवल कुएं के आसपास के छोटे क्षेत्र को ही पहचान सका, क्योंकि उसकी आत्मिक इंद्रियां केवल उसी तक फैली हुई थीं। चूंकि उसे शहर के स्थानों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे उन्हें मैन्युअल रूप से खोजना पड़ा। उन्होंने सभी कुओं की जांच में 1.5 घंटा और बिताया और अंततः लेआउट का पता लगा लिया। भूमिगत नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में घुमावदार थी। वक्र के निचले भाग में पहला कुआं था जिसे लिन म्यू ने खोजा था, जो कोई और नहीं बल्कि मेयर की जागीर के बगीचे में स्थित था। फिर यदि उसने सभी अवरुद्ध द्वारों और कीचड़ के तालाबों की योजना बना ली, तो वह केंद्रीय स्थान का पता लगाने में सक्षम हो गया। लिन म्यू जानता था कि सभी कीचड़ पुलों को एक ही स्थान से जोड़ा जाना चाहिए और अवरुद्ध द्वार भी वहीं जाने चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंततः मुख्य स्थान का पता लगा लिया। पैतृक मंदिर, ये लगभग इससे नीचे है। लिन म्यू बुदबुदाया, क्या आपको मंदिर के नीचे कोई गुफा महसूस हुई? ज़ुकोन ने पूछा। कोई वरिष्ठ नहीं, वे संभवतः जमीन में काफी गहराई में हैं। मंदिर के नीचे की जमीन भी काफी घनी थी और ज्यादातर चट्टानों से बनी थी, जिन्हें मेरी आध्यात्मिक इंद्रियां भेद नहीं सकती थीं। लिन म्यू ने उत्तर दिया, लगता है हमें मंदिर की जांच करनी होगी। शायद आप वू ही के साथ अपने संबंध का लाभ उठा सकते हैं। ज़ुकोन ने कहा, हाँ, ये काम कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपने कौशल की मदद से सीधे इसमें प्रवेश करूंगा। लिन म्यू ने चेहरे पर तीखे भाव के साथ कहा। ये कहकर वह अपने आंगन की ओर वापस चल पड़ा। अब अंधेरा हो रहा था और सूरज क्षितिज से परे छिपा हुआ था। आकाश नारंगी रंग का था। रास्ते में लिन म्यू ने एल्यूरिन विस्टेरिया मंडप को छोड़ दिया और प्रांगण में पहुंच गया। आपका पुनः स्वागत है, मास्टर लिन म्यू, नौकर ने अभिवादन किया। लिन म्यू ने सिर हिलाया और अंदर आ गया। क्या मुझे रात का खाना तैयार करना चाहिए? नौकर ने पूछा। मैं पहले नहा लूंगा, लिन म्यू ने कहा। मैं इसे अभी सेट कर दूंगा, नौकर ने जाने से पहले कहा। भूमिगत बदबूदार जगह पर अपना समय बिताने के कारण उसे थोड़ा घिनौना महसूस हो रहा था। इस प्रकार लिन म्यू जितनी जल्दी हो सके सफाई करना चाहता था। जल्द ही स्नान की व्यवस्था हो गई और लिन म्यू गर्म पानी के कुंड में भीगने लगा तथा उसके कपड़े धोने के लिए भेज दिए गए।